हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या फिर अगर अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर बनाना चाहते हैं तो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच चालू हो चुका है, जिसमें आप मेरी मेंटरशिप में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी आईडी है @UPSC एम टॉपर। यहाँ पे आप टीम को मैसेज करके टेलीग्राम में बैच के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो इन दैट केस आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं मेरी गाइडेंस में। अब आगे बढ़ते हैं एंड इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंड क्या है? दैट इज़ द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट ऑन विच इन जनरल, मतलब अगर हम बात करें तो हम और आप रहते हैं, चलते फिरते हो, दैट इज़ लैंड, दैट इज़ द सॉलिड पोर्शन। पानी पे तो चलते नहीं हो। सो ये उसके फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। फॉर्म्स मतलब दैट इज़ द शेप। तो अर्थ का सॉलिड पोर्शन का वो पार्ट जहाँ पे हम रहते हैं उसके शेप के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है हम अलग अलग शेप्स के बारे में बात करेंगे, यही इस टॉपिक का असल मुद्दा है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे दो अपोजिंग फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। अर्थ में दो टाइप की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक तो इंटरनल फोर्सेज, लैंडफॉर्म्स में इनका भी रोल है। इन इंटरनल फोर्सेस को हम टेक्टोनिक फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। इन फोर्सेस को हम माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस दैट आर ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, जिसका काम है धरती पे लेवल अप करना चीज़ों को। लाइक अगर आप देखेंगे तो माउंटेन्स वगैरह बिल्ड होते हैं यहाँ से। देन वी हैव द एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसको हम इरोजिव फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। अब इस वाली फोर्स का जो रोल है दैट इज टू लेवल अप द अर्थ सरफेस प्राइमरीली, और इस वाली फोर्सेस का जो नाम है दैट इज द लेवल डाउन द अर्थ सरफेस। मतलब अगर आपका माउंटेन है, ठीक है, तो ये धरती के इंटरनल फोर्सेस के चलते हमने इसे लेवल अप कर दिया। और अगर मैं इसे तोड़ के इसका इरोजन कर करके इसको मैं पतला करता जाता हूँ, छोटा करता जाता हूँ, तो फिर आई एम ट्राइंग टू डू इट, मैं ऐसे इसका जो साइज़ है वो लेवल डाउन करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली कोशिश ये चल रही है, ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस भले एक्ट कर रही हैं, अल्टीमेटली कोशिश ये है कि पूरी की पूरी धरती दैट कम्स ऑन अ लेवल, एक लेवल हो, एक समतल जैसा पूरा एरिया हो। अगर ये लेवल हम रीच कर लेते हैं, इस लेवल को हम कहते हैं ग्रेड। सो देयर इज एन एफर्ट टू रीच दैट ग्रेड, एंड इसीलिए हर वो प्रोसेस जो ग्रेड में इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड द ग्रेडेशन। इस ग्रेडेशन के दौरान दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट इज द डिग्रेडेशन, another is the A gradation। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ? डिग्रेड करना मतलब कोई चीज़ अगर ऊंचाई पे है तो इसे मैं ब्रेक करूँगा, फिर इसका जो सामान है उठाऊँगा और लेके जाऊँगा कहीं पे, और फिर इसे लेते चला जाऊँगा, ट्रांसपोर्ट कर दूँगा। तो बेसिकली डिग्रेडेशन में तीन टाइप के प्रोसेस आते हैं जो इन्वॉल्व हैं। वन इज द वेदरिंग, दैट इज द इनिशियल प्रोसेस। देन यू हैव द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन
एंड जाहिर सी बात है, अगर मैं चीज़ों को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ तो मैं उसे कहीं डिपॉजिट करूँगा जब मेरी पावर कम हो जाएगी. सो ये ग्रेडेशन में बेसिकली होता है डिपोजिशन. वेदरिंग मैंने आपको बताया था. देयर आर वेदरिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे आपकी रॉक्स वगैरह हैं, रॉक्स को तोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना. 3 टाइप की वेदरिंग के बारे में हमने बात की थी. वन इज़ द फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग में जहाँ पे हम रॉक के सरफेस को बेसिकली डिसइंटीग्रेट करते हैं. देन यू हैव द केमिकल वेदरिंग, जहाँ पे हम रॉक की सरफेस वगैरह को या फिर रॉक को अंदर से हम डीकम्पोज करते हैं या फिर डीके करते हैं. यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स डज नॉट चेंज. यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक चेंजेस. एंड तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जहाँ पे लिविंग बींग्स इन्वॉल्व होते हैं. दे आर इंगेज इन द फिजिकल एंड द केमिकल वेदरिंग, बट इनके असिस्टेंस से वेदरिंग होती है एंड रॉक्स अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है. एंड दिस प्रोसेस इज इन सीटू प्रोसेस, मतलब जहाँ पे है वो वहीं पे, अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है. सो दिस वन इज द स्टैटिक प्रोसेस. ये पूरा प्रोसेस, दिस इज अ स्टैटिक प्रोसेस. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेदरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैटिक प्रोसेस. असली कहानी इसके बाद शुरू होती है. हमने रॉक को कमज़ोर कर दिया, हमने रॉक को तोड़ दिया. देन आई विल पिक इट अप थ्रू द जियोमॉर्फिक एजेंट्स. वो कौन से एजेंट्स हैं जिसके चलते मैं जो रॉक्स टूटे हैं, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, जो सेडिमेंट्स बने हैं, मैं उसे पिक करूँगा. वो जो एजेंट्स हैं वो 5 है जो मेनली हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. दे आर लीवर, दीज आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन, एज वेल एज डिपोजिशन ऑल्सो, क्योंकि ये अलग नहीं होते हैं. ठीक है, तो यू हैव द रिवर, यू हैव द विंड, यू हैव द ग्राउंड वाटर, यू हैव द ग्लेशियर, एंड फाइनली यू हैव द सी वेव्स. ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इन तीनों में ही जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स का है, जो कि आपके ये हैं. इन द प्रोसेस जब ये टूट जाता है तो क्या करते हैं, जो जैसे लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं रिवर वाटर. रिवर वाटर के पास एनर्जी होती है, दे डू हैव द ट्रांसपोर्टेशन पावर, तो ये उसे पिक करते हैं उसकी जगह से. एंड जो ये फ्रेगमेंट्स ये पिक करते हैं एज पर दियर एनर्जी, ये इसे पिक करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ये इसे लेके जा रहे होते हैं क्योंकि दे हैव इंटेंस एनर्जी. एंड उसके बाद जब इनकी एनर्जी कम होती है तो फिर ये इसे कहीं पे ले जाके डिपॉजिट करते हैं. और उस प्रोसेस के दौरान कुछ अलग अलग ये शेप्स बनाते हैं जो हमें धरती पे देखने को मिलता है. एंड दैट इज़ द टुडेज टॉपिक बेसिकली. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के चलते, बिकॉज दिस प्रोसेस हैपन्स इन सीक्वेंस. ठीक है, वो अलग बात है एक ही टाइम पे कहीं से डिपॉजिट भी हो रहा होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन भी चला होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट जो मेजर, जैसे लेट्स से कि इरोजिव एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो रहा है. हो सकता है वहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा होगा, लेकिन चूंकि इरोजिव एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है हम बोलेंगे यहाँ पे इरोजन हो रहा है. अगर डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, इरोजन कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है. ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो ये जो एजेंट्स हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स जिनकी बात कर रहे थे, ये लेके जाते हैं फ्रेगमेंट्स को और कैरी करके दूर दूर तक ले जाके डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, रनिंग वाटर. तो क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में जानना शुरू करते हैं. रनिंग वाटर की बात करते हैं. ठीक है, तो प्राइमली अगर रनिंग वाटर की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं रिवर के में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. रनिंग वाटर एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट. रनिंग वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट. ये भी सवाल बन जाएगा कि कौन सा जो जियोमॉर्फिक एजेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंडफॉर्म्स बनाने में. एक्चुअल में भी रिवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट
ठीक है। अगर ये नहीं भी होगा तब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है। लेकिन रनिंग वाटर का रोल बहुत ज़्यादा कहाँ पे बढ़ जाएगा, जहाँ पे जो ह्यूमिड रीजन हो, ह्यूमिड रीजन होगा तो देयर विल बी मॉइस्चर, मॉइस्चर होगा तो देयर विल बी रेन। तो ऐसे केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा वाटर का, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा फ्रैगमेंट्स को कैरी करके लेके जा पाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, वेदरिंग के बाद अगर जब हम वेदरिंग कर लेंगे, जो कि एक स्टैटिक प्रोसेस है, उसके बाद हमें मिलते हैं फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। फिर आप ये सब टर्म पढ़ेंगे, सेडिमेंट्स, और फाइन चले जाएंगे सैंड, क्ले एटसेट्रा। तो मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, आई विल बी जस्ट यूजिंग द वर्ड एज द फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी ये कैरी कर रहा होता है। बेसिकली रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, पेबल्स भी हो सकते हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो फिलहाल मैं केवल ये वर्ड प्राइमली यूज करूँगा, बार बार सारे वर्ड्स नहीं यूज करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट इन ह्यूमिड रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल, ठीक है। ह्यूमिड रीजन है तो ऑब्वियस ये बात है, इवापोरेशन हो रहा होगा, मॉइस्चर होगा, तो रेनफॉल हैवी होगी। रेनफॉल हैवी होगी, ये बेसिकली ये बता रहा है कि पानी हमारे पास बहुत सारा है। और आपको पता है जब पानी बहुत सारा होता है तो वो बहा के ले जाता है। कई बार जैसे लेट्स से इफ़ यू गो टू दी हरिद्वार, आप उसका पानी का बहाव इतना तेज है कि आप भी बह सकते हो। अब सोचो आप तो 80 किलो के हो, 70 किलो के हो, 90 किलो के हो, जब पानी आपको बहा सकता है, इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की क्या ही बेसात है, तो वो उसको भी बहा ले जाता है अगर उसके पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब वहाँ पे डेंसिटी और वो वाली चीज़ मत जोड़ लेना, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ये जो भी रॉक्स में चेंजेस कर रहा है, उसके शेप्स में चेंजेस कर रहा है, या फिर अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, दैट विल बी इरोजनल लैंडफॉर्म। एंड डिपोजिशनल, जब वो उसे ले जाके कहीं पे डिपॉजिट कर देता है, दैट इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सो द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम्स इज रेड्यूस्ड। जो आपकी रिवर स्ट्रीम्स हैं, दिस इज रेड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड टू इट एंड इज इंक्रीज्ड एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज। अब एक चीज़ सोच के देखना, अगर रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, दिस कैरी द लोड। लोड क्या होता है? लोड इज बेसिकली वो सारा जो फ्रेगमेंट्स होगा ये कैरी कर रहा है अपने साथ, ये लोड है। अब कहीं ना कहीं ये इसके फ्लो को रोकना भी चाहता है, इसके चलते जितना ज़्यादा आप लोड बढ़ाएंगे रिवर में उतना ही उसकी स्पीड घटेगी। लेकिन जितना ज़्यादा रिवर में वॉल्यूम बढ़ता है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो जितना लोड होगा, सो द स्पीड ऑफ द रिवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट ऑफ द लोड or the amount of the load, and the speed of the river is directly proportional to the volume of the water। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा अगर, तो हमारी जो वॉल्यूम है अगर बढ़ेगा तो हमारी जो स्पीड है रिवर वाटर की वो बढ़ जाएगी, फ्लोइंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर लोड बढ़ेगा तो फिर जो रिवर वाटर है उसकी स्पीड घट जाएगी। अब एक चीज़ समझना, स्पीड का रोल क्यों है? अगर स्पीड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कितना गुना बढ़ेगी अभी बात करूंगा। देन इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द स्ट्रीम, कि स्ट्रीम के पास कितनी एनर्जी है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट प्रोवाइड्स एनर्जी टू इट। द रनिंग वाटर बाई इट सेल्फ हैज़ लिटिल इरोजिव एक्शन। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये जो रनिंग वाटर की खुद की जो इरोजिव एक्शन के लिए जो कैपेसिटी है ये इसकी खुद की बहुत कम होती है। ये प्राइमरी वर्क करता है थ्रू द फ्रैगमेंट्स जो इसके पास हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले जो भी है इसके पास, पेबल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको ये अपने साथ लेके जाता है। अब ये आपस में टकराते हैं तो ये छोटे होते चले जाते हैं। रिवर के बेड पे टकराते हैं तो वहाँ पे एक तरह से खुदाई करने लगते हैं। रिवर के साइड में टकराते हैं तो रिवर का साइड तोड़ने लगते हैं। जहाँ जहाँ टकराते हैं वहाँ वहाँ वो नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे लिए
अगर हम वहाँ पे अगर हमारा कोई रोल है तो हमारे लिए नुकसान है, अदरवाइज वो बेसिकली उसे स्क्रैप करते हैं एक तरह से, आप मान लीजिए। अब इट्स एज गुड एज दैट से आप सैंड पेपर लेके ना दीवार पे रगड़ना शुरू करोगे। जब आप सैंड पेपर लेके दीवार पे रगड़ना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि वो दीवार पे से चीज़ें लाइक दीवार आपकी झड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो कमिंग टू इट, द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द स्ट्रीम। सो इट हैज़ बाई इटसेल्फ हैज़ लिटिल इरोजिव एक्शन। सो ये इसके लिए एक तरह से ब्लेड्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये इसका ब्लेड है जिसको लेके ये घूम रहा है, इसको सामने कर दे रहा है, जब इसे मारना है, जब इसे दीवार को जब इसे रॉक्स को तोड़ना है तो इसे यूज कर रहा है। सेम चीज़ आप पाएंगे कि विंड में भी ऐसा ही हो रहा होगा। सेम चीज़ पाएंगे अब ग्लेशियर्स में भी, जो उसके पेबल्स वगैरह होते हैं, दे हैव द प्राइमरली इरोजिव एक्शन, ठीक है। बट फिलहाल हम यहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। जो आपकी रिवर वाटर की जो एनर्जी है, इस एनर्जी के चलते ये ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ये एनर्जी डिपेंड करेगी कि क्या स्पीड है और क्या वॉल्यूम है। यहां तक तो बात ठीक है। अब अगर हमने इसकी स्पीड इंटू 2 बढ़ा दी, अगर हमने स्पीड इंटू 2 बढ़ा दी तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो पावर है वो 64 टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम की स्पीड 2 टाइम्स बढ़ाई तो जो ट्रांसपोर्टेशन की पावर है वो 2 टाइम्स ही बढ़ती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना आप। इसका एक सीधा सा मतलब है कि जहाँ पे रिवर की स्पीड बढ़ रही होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे इरोजिव एक्शन बहुत तगड़ा होगा, एंड दैट इज़ वाई इट विल बी एबल टू कैरी द बोल्डर्स वगैरह भी वो लेके जा पाएगी। लेकिन वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो उसके बेसिस पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो पावर है वो इतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी डबल बढ़ेगी तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 के चलते डबल किया तो 64 टाइम्स जो पावर बढ़ रही है उसका एक्शन बहुत तगड़ा होगा। मतलब अगर साइड में तुम अगर खुला पेच नहीं कर पाओगे तो तुम अंदर तक गहराई तक खोद दोगे, ठीक है। ये स्पीड जो है, अब आपको पता है कि स्पीड जो आपका है, अगर लोड हमने रिवर वाटर में बढ़ा दिया तो आपकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन आपका जो स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो स्पीड बढ़ेगी। तो इन सब का क्यूमुलेटिव रोल रहता है स्पीड पे, ठीक है। सो रिवर लैंडफॉर्म्स इवॉल्व थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, ठीक है। अब रिवर के 3 स्टेजेस के बारे में बात हो रही थी। आपको पता है कि जो आपकी नदी है ये निकलती है माउंटेन से, फिर थोड़ा एलिवेशन कम होता है, लेकिन ऐसे होता है, और फिर एक टाइम के बाद इसका लेवल और नीचे चला जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली हियर इज द सी दैट यू वुड बी सीइंग। तो रिवर वाटर की 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जिसमें ये ट्रेवल करता है। जब ये माउंटेनियस रीजन में, व्हेन इट इज इन द माउंटेन रीजन, वी से दैट रिवर इज इन यूथफुल स्टेज, रिवर इज इन यंग स्टेज। हम यंग होते हैं, यंग होने के बाद क्या होता है, थोड़ी बुद्धि आती है तो हम मैच्योर हो जाते हैं। तो रिवर का भी मैच्योरिटी वाला स्टेज होता है, ठीक है। एंड देन मतलब माउंटेन के बाद रिवर प्लेनर रीजन में आती है, एंड फाइनली जब सी तक जाते हैं तो लेवल लगभग एक हो रखा होता है, तो रिवर आपकी बूढ़ी हो जाती है, दैट इज़ द ओल्ड स्टेज। तो रिवर में भी ये 3 स्टेजेस आते हैं रिवर के फ्लो में। यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्लोप कम होता है, यहाँ पे लगभग लेवल आ जाता है। और इस चीज़ के चलते अगर मैं बात करूँ तो फिर इस चीज़ के चलते यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ द वेरी हाई इरोजन। क्यों? क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, और आपको पता है अगर स्पीड डबल हुई तो दैट बिकम्स 64 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजिव एक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इरोजन बहुत ज़्यादा है। मैच्योर स्टेज में
आपका इरोजन तो हो रहा है, बट साथ ही साथ डिपोजिशन भी हो रहा है, और यहां पे प्राइमरी जो हो रहा है वो है डिपोजिशन। ठीक है, एक और बात, इसी चीज का, इस इरोजन में यहां पे आपकी जो रिवर है, यहां पे वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे लैटरल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल इरोजन की, मतलब गहराई तक रिवर काटेगी, वर्टिकल ऐसे काटती है, गहराई तक रिवर के स्ट्रीम के चलते जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज द वर्टिकल इरोजन ऑफ द रॉक्स। साइड वाइज जब कटिंग होती है वो यहाँ पे होती है लैटरल इरोजन पे, जो आपका मैच्योर स्टेज होता है, और बाद में यहाँ पे कैरी करने की पावर रहती नहीं है, तो दैट बिकम्स, यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं रिवर का क्रॉस सेक्शन देखना चाहूँ तो फिर इस जगह पे जो रिवर वाटर का क्रॉस सेक्शन है वो कुछ कुछ ऐसा होगा, तो थोड़ा सा ये वी शेप टाइप का बन जाएगा, दैट इज टाइप ऑफ वी शेप। और इसीलिए यहाँ पे यूथफुल स्टेज में जो आपकी बनती है वैलीज, वो बनती है वी शेप्ड, कैन्यॉन्स, जॉर्जेस एटसेट्रा। यहाँ पे आपकी इस वाली स्टेज में लैटरल इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे देयर इज द साइड वाली कटिंग होती है, यहाँ पे गहराई वाली कटिंग होती है, तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे साइड वाली कटिंग हो रही है, तो रिवर फैल रही है, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है प्राइमरी, और चीज़ें लेवल पे आ रही हैं। तो ये इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं और ये तीनों स्टेज को एक एक करके देखते हैं। तो यूथफुल स्टेज, जो यूथ स्टेज बताया मैंने आपको, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो रिवर गहराई तक काटेगी, तो दैट इज़ डोमिनेटेड बाय व्हाट, वर्टिकल इरोजन। ठीक है, सो रिवर फ्लो स्विफ्टली ओवर द स्टीप ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स आपके स्टीप होते हैं तो तेज़ी से पानी आता है, तो कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वी शेड वैली, जॉर्जेस, वाटरफॉल एंड रैपिड, इंटरलॉकिंग स्पर्स, रिवर कैप्चर ड्यू टू हेड वाटर इरोजन। ये फिलहाल नोट कर लेना, अभी जब मैं आपको सारे फीचर्स बता दूंगा कि किस किस स्टेज में बनते हैं, उसके बाद एक एक को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे ये आप देखिए, स्टार्टिंग में रिवर अपने आना शुरू हुई अपर कोर्स में, तो ये रिवर आ रही है, इरोजन बिगिंस ऑन द आउटसाइड बेंड इन द रिवर, और ये देखिए ये इंटरलॉकिंग स्पर्स यहाँ पे ये बनना है। बेसिकली इस तरह से आप अपनी जो दोनों आपके हाथ हैं, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो देयर इज द इंटरलॉकिंग। तो एक टाइम पे ये भी होता है कि आपको रिवर दिखेगी नहीं, ऐसे ऐसे करके मिएंडर होते हुए रिवर ये आ रही है। सो देयर आर द नैरो स्टीप साइडेड वैली। ठीक है, ये लेकिन आपको याद होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर। अब आते हैं आगे। Now the second stage, that is the mature stage. Now this is dominated by the lateral erosion. पहला वाला स्टेज that was being dominated by the vertical erosion, अभी साइड कटिंग हो रही है, सो देर इज द लैटरल इरोजन। सो वैली आपकी वाइडर हो जाती है और डीपर हो जाती है। मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे आपके फ्लड प्लेन्स, मिएंडर एंड इंसाइज्ड मिएंडर्स, रिवर टेरेसेस, पॉइंट बार्स, रिवर क्लिप्स एंड स्लिप ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही आपका ये मिएंडर बन रहा है एटसेट्रा। देन ओल्ड स्टेज के बारे में आज जानते हैं। ओल्ड स्टेज इज डोमिनेटेड बाय द डिपोजिशन, रिवर की एनर्जी बहुत ज़्यादा घट जाती है, इट हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। देन इसके जो मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं दैट इज द एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन, लार्ज मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड स्ट्रीम्स, नेचुरल लेवी एंड द डेल्टाज। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। ठीक है, सो दिस इज द ओल्ड स्टेज, ये इस रिवर की ओल्ड स्टेज है। अब एक एक जो इसके लैंडफॉर्म्स बने हैं उसके वो थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर। सबसे पहली चीज़ आती है वैली। ठीक है, वैली में जो डेवलपमेंट में 3 सीक्वेंस होते हैं, रिल्स, गुलीज एंड वैली। सबसे पहले लेट्स से कि पानी गिरा, ठीक है, रेन वाटर गिरा, तो एक सैलो स्ट्रीम्स जो बनती हैं ना, जो बेसिकली टेम्प्रोरी होती हैं, वो सैलो स्ट्रीम्स
वो अगर जो बनती हैं उसे ही हम बेसिकली रिल कहते हैं। अब रिल के बाद क्या होगा कि ओवर टाइम ये सैलो स्ट्रीम्स एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं, ऊपर से ये गहरी भी होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये टेम्प्रोरी हो जाता है, गलीज आर परमानेंट, तो गलीज उसके चलते बन जाती हैं। सो रिल के बाद बन जाती है गलीज। अब ये गलीज सारी एक दूसरे को ज्वाइन करने लगती हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम पे वैली बन जाती है, ठीक है। अब किस टाइप की वैली बनेगी, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रॉक स्ट्रक्चर एंड द क्लाइमेट। रॉक स्ट्रक्चर से क्यों, क्योंकि अगर आपकी सोच के देखो, इफ़ योर रॉक इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड रॉक है, तो कटिंग मुश्किल हो जाएगी। रॉक अगर सॉफ्ट है तो कटिंग आसान हो जाएगी रिवर वाटर के लिए। तो उसके बेसिस पे अलग अलग शेप्स बनते हैं, ठीक है। देन वी हैव द वी शेप्ड वैली विच इज फॉर्म बाय द वर्टिकल इरोजन। अब एक चीज सोच के देखना, एक सिंपल सी ये रॉक है, रिवर बहुत स्पीड से आ रही है, बहुत स्पीड से इसके ऊपर आ रही है। अब जब इस पे पानी पड़ा, ये ऊपर से नहीं आ रहा है, मैं साइड से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, तो ये जब इसे काटेगी तो ये इसको गहराई तक पहले काटेगी, पहले गहराई तक काटेगी, पहले गहराई तक काटेगी, पहले गहराई तक काटेगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और चूंकि ये हार्ड रॉक्स होते हैं स्टार्टिंग में, प्राइमरली हमेशा नहीं होते बट हार्ड रॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे वर्टिकल कटिंग ज़्यादा होती है। सो वी शेड वैली दिस इज फॉर्म बाय द वर्टिकल इरोजन, ठीक है। अब वी शेड वैली का ही एडवांस्ड स्टेज यू कैन से दैट इज द जॉर्जेस, दैट इट्स स्टीप साइड्स, इक्वल विड्थ एट द टॉप एंड बॉटम, एंड दिस इज फॉर्म्ड इन द हार्ड रॉक्स। गॉर्जेस के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कैन्यन। कैन्यन आर द स्टेप लाइक स्टीप साइड्स, wider at the top than at the bottom. This is formed in horizontal sedimentary rocks. This is formed in arid or semi-arid region. For example, Grand Canyon of USA. So you can see इस तरह से पूरा आप देख रहे हैं, मतलब ये पूरा बहुत गहराई में ये आपकी वैली बनी हुई है, पूरा गहराई में आपकी वैली बनी हुई है, जैसे आपकी गंडीकोटा इन आंध्र प्रदेश और दी ग्रैंड कैन्यन ऑफ USA। ये देख लीजिए, मार्बल रॉक्स ऑफ भेड़ाघाट, ठीक है। गॉर्जेस इतना, ये जो कैन्यन्स हैं इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेट इसमें मतलब आपके रॉक्स वगैरह होते हैं, सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द आई शेड वैली, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स बेसिकली बता रहा है, वी शेड वैली, गॉर्जेस एंड द कैन्यन्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कैन्यन्स एंड गॉर्जेस ऑफ इंडिया, पहला है आपका गौंडीकटा कैन्यन, ये तो याद करने वाली चीज़ है, दैट इज ऑन द पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश। इसको हम इंडिया का भी ग्रैंड कैन्यन बोलते हैं। तो कभी सवाल आ जाए कि व्हाट इज द ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया, दैट इज गंडीकोटा कैन्यन। देन यू हैव द भेड़ाघाट गॉर्जेस, दैट इज ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। देन यू हैव द चंबल लेवाइंस, चंबल रिवर पे यू हैव द रक टेरेन्स। देन यू हैव द पापी हिल्स, दैट इज ऑन द गोदावरी रिवर। देन यू हैव द मेकेडाटू गॉर्ज ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका। Then you have the Idukki Gorge on the Periyar River in Kerala. Then you have the Stock Gorge on the Indus River in Ladakh. You have the Lohit Gorge on the Lohit River and the Araku Valley Gorge in Varaha River in Andhra Pradesh. मैच दी फॉलोइंग के लिए इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट दिस फैक्ट्स, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रैपिड। रैपिड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये है रैपिड, आप अक्सर देखते भी होंगे, लाइक इसमें जब आप राफ्टिंग वगैरह करने जाते हैं, ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर दैट, तो आप पानी के हिचकोले बड़े खाते हुए आपको दिखते होंगे। अब ये हिचकोले क्यों खा रहा है, इस चीज़ को समझना। जो आपकी रॉक्स हैं, यू हैव द रॉक्स, लेट्स से व्हाट इफ इसके एक रॉक सेक्शन में बीच बीच में हार्ड रॉक हो और ये वाला सॉफ्ट रॉक हो। फिर से हार्ड रॉक के बाद आ जाता है सॉफ्ट रॉक और फिर आपको मिल जाता है हार्ड रॉक, फिर आपका सॉफ्ट रॉक, फिर आपका हार्ड रॉक। So when there are alternating soft, hard, soft, hard, soft, hard rocks, you can see the formation of rapids. होता क्या है, जब रिवर वाटर आ रहा है तो सॉफ्ट रॉक को तो ये
खरोच के निकाल देगा। तो ये पोर्शन रह जाता है थोड़ा सा ऊपर कंपेरेटिवली। ये हो गया थोड़ा सा नीचे। अब ये रिवर आया, ऐसा आया, ये आया छलांग मार के, फिर ऐसे जाना शुरू पड़ेगा इसको, क्योंकि पानी है, उसको अपना रास्ता तो चाहिए ही। तो ऐसे केस में जो ये रिवर वाटर ऐसे जा रहा है ना, मतलब बिकॉज ड्यू टू सम एक्स्ट्रा शेप ऐसे इसको जंपिंग टाइप से जा रहा है, इट इज एक्चुअली जंपिंग। तो ये जो उछल उछल के जो ये रिवर वाटर जा रहा है, दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली द रैपिड्स। ठीक है। अब ऐसे केस में कभी कभी ये भी होता है कि एक गहराई तक यहाँ से उसके बाद निकलने के बाद इस गहराई में गिरता है, तो इसको हम वाटरफॉल भी कहते हैं। रैपिड इज द इनिशियल स्टेज आफ्टर विच द वाटरफॉल इज फॉर्म्ड। जब आप पाते हैं कि उसके बाद जो रिवर वाटर है वो नीचे गिरता है पानी। ठीक है। सो दिस इज द रैपिड। So then that section of fast flowing turbulent water, this occurs due to sudden change in gradients. There are alternating hard and soft rock layers that is common in mountainous and youthful river stages. ठीक है. Then you have the potholes and plunge pools. What are the potholes? This is the pothole. ठीक है. रिवर वाटर जो है कभी एक ऐसा भी स्टेज आ सकता है कि लेट्स से कि वाटर जो है वो स्वर्ल कर रहा है, मतलब घूम रहा है। अब ये जब स्वर्ल करेगा तो इसके साथ जो इसके पत्थर है वो भी स्वर्ल करेंगे। तो क्या करेंगे, जो रिवर बेड है इस पे ये स्वर्ल करते करते फ्रिक्शन करते करते इसमें ये गड्ढा टाइप का कर देंगे। जो ये गड्ढा करते देंगे ये, दैट इज कॉल्ड द पॉट होल्स। पॉट टाइप का होता है ये। ठीक है। सो दिस इज द पॉट होल। सो दीज आर द पॉट होल्स, दीज आर द सर्कुलर डिप्रेशन ऑन द रिवर स्ट्रीम बेड। ये इस टाइप का शेप होता है। You can check this. ये देखो this, या ये देख रहे हो आप गड्ढा टाइप का जो कर रखा है, these are the potholes. ठीक है। Then these are formed by the abrasion from the pebbles and boulders swirling in water. Then you have the plunge pools. What are the plunge pools? Plunge pools समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, जब let's say कि there is the rock, यहाँ से हो रहा है वाटरफॉल। अभी जब वाटरफॉल हो रहा होगा तो ये अपने साथ पेबल्स होगा भी कैरी कर रहा होगा। यहाँ पे आके ये एकदम से धड़ाम से पानी गिर रहा है तो और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो पेबल्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। अब ये मोशन में आ जाएगा तो इसको स्क्रैप करना शुरू करेगा। तो अल्टीमेटली जो इसका शेप बनेगा कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पोर्शन ज़्यादा गहरा होता है वाटरफॉल के हमेशा नीचे, क्योंकि यहाँ पे रिवर वाटर गिर रहा है, उसके बाद ये ऐसे जाता है। So this place, this shape is the plunge pools. Although इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बेसिकली पूछेगा भाई अपर लाइक यूथ वाले स्टेज में बनता है कि कहाँ बनता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्लंज पूल। Plunge pool, deep basins formed at the base of waterfall. This is created by intense hydraulic action and abrasion on the softer rock. Then you have the incised meanders. meander shape क्या होता है, meander shape सीधा सा है, आप ऐसा समझ लो, हम स्ट्रेट नहीं चल रहे तो वी आर meandering, सिंपल। ठीक है। इंस्टेंस meander तो फिर बहुत ज़्यादा हम उससे कर रहे हैं, दैट इज इंट्रेंस्ड, इंटेंसिटी हाई है। सो डीप नैरो meanders that cut into the hard rocks, ये देख लीजिए सर, दिस इज द entrenched meanders। ठीक है। एकदम से आया, एकदम से टर्न लेके चेंज कर दिया। सो रॉक टाइप कहाँ पे होता है, जब आपकी रॉक स्टोन्स वगैरह, सॉफ्ट रॉक्स वगैरह होती हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ग्रेनाइट इज वैसे द हार्ड रॉक। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि रिवर इनिशियली एक फ्लैट प्लेन होगा जिसपे रिवर meander कर रही होगी। ठीक है। दे वुड बी अ फ्लैट प्लेन, एक फ्लैट प्लेन होगा जिसपे रिवर meander कर रही होगी, ऐसे सिंपल। ठीक है। लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट के चलते, देयर इज द टेक्टोनिक शिफ्ट, तो दे विल बी अपलिफ्ट, या तो अपलिफ्ट हो जाएगा रिवर बेड, या तो डाउन नीचे चला जाएगा। सो देयर इज बी टेक्टोनिक अपलिफ्ट और बेस लेवल फॉल कॉजिंग दी वर्टिकल इरोजन, उसके चलते वर्टिकल इरोजन होगा। सो फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इज टेक्टोनिक अपलिफ्ट, ड्रॉप इन द बेस लेवल, हाई रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स। सो ऐसे केस में देयर इज द वर्टिकल इरोजन, इस वर्टिकल इरोजन के चलते वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ इंसाइज्ड meanders. Then we have the river terraces. ठीक है। अब ये रिवर है, टेरेस मतलब क्या, छत। ठीक है। अब these are the step like surface marking former flood plains और the valley level flows.
अब कभी हो सकता है कि रिवर यहाँ से भी बह रही होगी, लेकिन अब ये और नीचे चली गई है, तो ऊपर जो ये बच गया है दैट इज़ द टेरेस फॉर दिस रिवर। ये इसका टेरेस टाइप से काम करता है। अगर दोनों साइड में इन टेरेसेस की हाइट एक ही है, सो वी विल बी सेइंग दैट वी हैव अ पेयर्ड टेरेस, और if we don't have the same height at both the sides, so we will be saying we have the unpaired terraces. So this is the step like surface markings forming marking former floodplains or the valley level flows. This is formed due to the vertical erosion, climate changes, tectonic uplift, sea level fluctuations. ये इतना डिटेल में जाएगा नहीं, कभी आपसे पूछ सकता है रिवर टेरेस कहाँ बनते हैं, ठीक है। देन यू हैव द पेनी प्लेन। व्हाट इज द पेनी प्लेन? जो आपका माउंटेन था पहले, इरोजन का काम क्या था? माउंटेन था, इसको और छोटा करना, इसको और छोटा करना, इसको और छोटा करना, एक टाइम पे आते आते इसको इतना वो कर देना, इतना लेवल पे ला देना कि सी लेवल पे ला देना कि अब यहाँ से इरोजन नहीं होगा। सो दैट विल द फीचरलेस प्लेन विथ लो लाइंग रेसिडुअल हिल्स। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इरोजनल साइकिल, ठीक है। सो दीज आर दी पेनी प्लेन्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे इरोजनल फीचर्स। अब आते हैं डिपोजिशनल फीचर। तो अलग अलग इरोजनल फीचर हमने देखे, लाइक वी हैड द प्लंज पूल, वी हैव द रैपिड्स, वी हैव द मिएंडर्स, वी हैव द वाटरफॉल, वी हैव दी पॉट होल्स। तो इरोजन के चलते जो फीचर्स बने थे वो हमने देखे हैं। अब हम समझते हैं कि डिपोजिशन के चलते अब रिवर अपने फ्रैगमेंट्स को कैरी कर रही है, तो इट इज़ गोइंग टू डिपॉजिट समवेयर। तो वो डिपोजिशन भी एक जैसा नहीं होता, वो डिपोजिशन अलग अलग टाइप का होता है। वो अलग अलग जो फीचर्स बनते हैं दे आर इट्स डिपोजिशनल फीचर, ठीक है। अब आते हैं एलुवियल फैन पे। एलुवियल फैन क्या होता है? दिस इज द कोन शेप्ड डिपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड जब माउंटेन स्ट्रीम्स दे आर कैरिंग को सेडिमेंट्स इंटर लो ग्रेडियंट प्लेन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब माउंटेन स्ट्रीम्स हैं दे आर कैरिंग द सेडिमेंट्स, अब वो एक लो ग्रेड प्लेन पे जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सो देयर विल बी सडन रिडक्शन इन वेलोसिटी, तो उसके चलते इसकी ट्रांसपोर्टेशन पावर कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन पावर नहीं कर पाएगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती तो क्या होगा? उसको वहीं पे छोड़ देगी, दैट विल बी लीडिंग टू डिपोजिशन, ठीक है। सो इस टाइप का जो ये शेप उसके बाद इसके चलते बनता है, दैट इज द एलुवियल फैन। सो स्ट्रीम शिफ्ट अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज। ह्यूमिड रीजन में यू विल बी सीइंग जेंटल स्लोप्ड फैंस। एरिड रीजन में यू विल सी द स्टीप हाई कोन्स, ठीक है। इसके बाद एलुवियल फैंस के बाद आता है फ्लड प्लेन्स। ओकेजनली रिवर क्या करता है? अपना एम्बैंकमेंट क्रॉस कर जाता है। जब अपना एम्बैंकमेंट क्रॉस करेगा तो इसके जो भी सेडिमेंट्स वगैरह हैं इसको ये कैरी करके लेके जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा साइड में, जो भी आपके जो भी ज़मीन वगैरह है उस पर फैला देगा। एंड फिर वहाँ पे उसके बाद जब ये इसका वाटर रिसीड करता है तो फिर वापस आता है, लेकिन सेडिमेंट्स को वहीं पे छोड़ देता है। ऑल्दो वो फ्लड प्लेन जो इसके चलते बनते हैं दे आर वेरी फर्टाइल एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे खेती करना बड़ा आसान आता है। मतलब जो भी ज़मीन होती है बहुत चूँकि उपजाऊ होती है। दैट इज़ वाई गंगा प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो दे आर द एक्सटेंसिव फ्लैट एरियाज फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड डिपोजिशन ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है। जब रिवर अपना कोर्स से ऊपर उठ के क्या कहते हैं साइड में आती है तो उसको हम कहते हैं दैट रिवर में बाढ़ आ गई है। सो दिस डिपॉजिट्स व्हेन रिवर फ्लो ओवर दी जेंटल ग्रेडियंट्स। सो दो टाइप के आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं। वन इज द एक्टिव फ्लड प्लेन, मतलब फ्रीक्वेंटली बाढ़ आ रही है, फ्रीक्वेंटली सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है और साइड में डाल रहा है, या फिर फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है, दैट हायर एरियाज आर रेयरली फ्लडेड। सो दो टाइप का है फ्लड प्लेन, वन इज द एक्टिव फ्लड प्लेन, another is the inactive flood plain. Flood plains within deltas are called the delta plains. So आप ये देखिएगा, ये है रिवर अपनी जा रही है, ठीक है। अब ये जब रिवर जा रही है ये वाटर ओवरफ्लो करेगा तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, हम बोलेंगे फ्लड आ गया। फ्लड आ गया तो जहाँ तक ये इसका पानी जाता है वहाँ तक सेडिमेंट्स कैरी करके लेके जाता है इन जनरल। वापस जब आएगा अपने उसमें तो हम बोलेंगे भाई ये तो वापस आ गया लेकिन सेडिमेंट्स लेके नहीं गया। तो ये जो प्लेन बनाता है रिवर दैट इज इट्स फ्लड प्लेन, ठीक है। अब then we have another terms natural levee and the point bars. ये natural levee जैसे ये है, आप जब आपकी रिवर है और इस तरह से meander कर रही है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है इस टाइप से, रिवर का फ्लो ऐसे। और ये जो अंदर वाला साइड है यहाँ पे स्पीड कम होती है,
अब स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से पेबल्स को लेके जा रही होगी, तो इरोजन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा, सो दे विल बी मोर इरोजन, इरोजन ज़्यादा हो रहा है। तो कई बार क्या करती है, अंडर कटिंग भी करती है, वर्टिकली भी साइड वाले को नीचे साइड से ज़्यादा काट देती है, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही होंगी, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है इस, क्योंकि स्पीड कम है। यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे जो आपका जो रॉक्स है उसे ये ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में देयर आर दी फॉर्मेशन ऑफ वेरियस शेप्स। कमिंग नेक्स्ट, तो natural levee, this is found mainly in the floodplain regions. Natural levee, they are the low linear ridges of coarse sediments along the river basins, steep near river, gently sloping away, acts as a natural embankment. ये देखिए, तो इस टाइप से यहाँ पे इसने ये बना दिया, so this is the natural levee of the river, ठीक है। Point bars is this, that is the meander bars. So deposition of sediments on the convex side of the meander. So अगर आप ये देखेंगे, इस साइड में आपकी लीवी बन रही थी, इस साइड में आपका पॉइंट बार बन रहा था, ठीक है। जो डिपोजिशन वाला साइड है तो वहाँ पे स्लोप टाइप का बन जाता है, दैट इज इट्स पॉइंट बार। सो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ द मेंडर, दिस इज फॉर्म ड्यू टू स्लोअर वाटर वेलोसिटी ऑन द इनर बैंड। तो इनर बैंड पे वाटर वेलोसिटी स्लोअर होगी तो एक स्लोप टाइप का बन जाएगा, दैट इज इट्स पॉइंट बार। अब इस साइड में कट बैंक बन जाएगा, दैट इज ऑन द कनकेव साइड, जो कि इरोजन वाला साइड है, ठीक है। कट बैंक, यहाँ पे स्लिप ऑफ स्लोप बनेगा, दैट इज ऑन द कन्वेक्स साइड, दैट इज यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव द मेंडर। मेंडर के बारे में जान लेते हैं। मेंडर आर दी लूप लाइक चैनल पैटर्न्स, नॉट द लैंड फॉर्म्स। तो ये लूप लाइक चैनल पैटर्न्स होते हैं, लूप टाइप का बनता है, दिस इज लाइक दिस इज द मेंडर। तो अंदर वाले साइड में आपको दिख रहा है डिपॉजिट हो रहा है, अंदर वाले साइड में डिपॉजिट हो रहा है। नाउ दिस इज फॉर्म ड्यू टू लो ग्रेडियंट। सो जब आपकी नदी है वो बह रही है एंड उसको एक एलिवेशन नहीं मिलता है, उसको एक स्लोप नहीं मिलता है, तो वो मेंडर करने लगती है इस तरह से, जहाँ से रास्ता मिलता है वो ली जाती है। सो देर आर दी अनकंसोलिडेटेड एलोवियम्स, लेटरल इरोजन बहुत होता है यहाँ पे एंड डिपोजिशन होता है, एंड देन देर इज द कोरोलिस फोर्स। सो मेंडर कट ऑफ मे फॉर्म दी ऑक्सबो लेक्स। अब देखिए ऐसा जा रही है, धीमे धीमे ये दोनों जो नेक हैं इसकी ये ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये कट ऑफ हो जाते हैं और रिवर फिर ऐसे बहती चली जाएगी। तो ये जो बचा हुआ रिवर का पोर्शन है दैट फॉर्म्स द ऑक्सबो लेक। पहले ऐसे जा रही थी, फिर ये ऐसे ऐसे होती चली गई, फिर ये ऐसे ऐसे हो गई, उसके बाद अब ये यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन करेगी तो ये एक टाइम पे ऐसे चली जाएगी और ये पानी आपका पानी वाला एक अलग से लेक बन जाएगी, दैट इज द ऑक्सबो लेक, ठीक है। सो वाटर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक आर द क्रिसेंट शेप्ड वाटर बॉडीज विच आर फॉर्म फ्रॉम द abundant meanders. These are created when deposition cut off the meander loop from the main river channel. Braided channel, braided channel, this is braid क्या होती है, चोटी। चोटी कैसे होती है अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शेप, अलग अलग, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ब्रेड बट एक आइडिया के लिए। तो लेट्स से कि जब रिवर जा रही है, बह रही है, ठीक है, अब ये रिवर का चैनल है, बीच बीच में कहीं कहीं पे देयर इज द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इसका एलिवेशन बढ़ गया। तो जब रिवर वाटर आ रहा है इधर से, तो इसको तो ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो या तो ये ऐसे जा रहा होगा कभी, या तो 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 ऐसे जा रहा होगा। तो ये प्रॉपर मतलब थोड़ा सा छोटी टाइप का लगता है, इसलिए इसे ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं। दैट इज समथिंग लाइक दिस ब्रेडेड चैनल, दिस अकर व्हेन सेडिमेंट लोड इज हाई एंड डिस्चार्ज इज लो। ये देखिए इस टाइप का, ये बीच बीच में ये उड़ गया और ये साइड साइड से जहाँ से इसको मौका मिल रहा है वो पानी बह रहा है, ठीक है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ चैनल बार्स एंड आइलैंड विच डिवाइड्स द रिवर इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स दैट आर फॉर्म्ड। Channel repeatedly split and rejoin forming the braided pattern. This requires the active deposition and lateral erosion. So actively अगर deposit नहीं करेंगे तो ये बनेगा नहीं. So there is the active deposition and the lateral erosion in the braided channels. ठीक है. Then we have also the formation of the delta during the course of the river. अब जब रिवर सी लेवल के पास पहुंचती है तो उसका प्लेन पे आ चुकी है, एलिवेशन लगभग खत्म है,
स्लोप नहीं है, तो ऐसे केस में डिपोजिशन बढ़ जाएगा। डिपोजिशन बढ़ने के चलते जो ये रिवर वाटर आ रहा था अब जगह जगह पे डिपॉजिट करना शुरू करेगा, तो ये क्या करेगी बाउंड्रीज में, अब यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो भी ये दो पार्ट में बढ़ गए, यहाँ पे बीच में ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, ये इधर बढ़ गई, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो ये दो पार्ट, कुछ पार्ट इधर से निकल गया, कुछ पार्ट इधर से बन गया। तो रिवर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, बढ़ती चली जाती है। सो दैट शेप दैट वी फाइनली गेट इज द प्राइमली द डेल्टा। ठीक है, सो डेल्टा आर द ट्रायंगुलर डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड एट द रिवर माउथ वेयर रिवर वाटर इंटर द सी और द लेक। जैसे आपकी ये रिवर आ रही है, अब इसको बीच बीच में जहाँ पे मौका मिला ये बढ़ता चला गया है, तो रिवर इज स्प्लिटिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसमें आपको बहुत छोटा दिख रहा है, इसकी लेंथ जो होती है वो कई किलोमीटर्स में भी होती है। ठीक है, तो दिस लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप द डेल्टा आउट इनटू द सी एज टॉप सेट, फॉरसेट एंड bottom set beds. So this is the triangular depositional feature which is formed at the river mouth where river enter the sea or the lakes. Now this is formed due to heavy sediment deposits as river velocity decreases sharply. Sediments are well sorted and sediments are stratified. ठीक है, यहाँ पे sediments sorted होते हैं, stratified होते हैं, जो छोटे छोटे sediments होते हैं उसे दूर तक लेकर चली जाती है, और जो सेडिमेंट्स जो आपके लाइक बड़े होते हैं वो उसे ऑब्वियस सी बात है पहले छोड़ना पड़ेगा। सो व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द डेल्टा फॉर्मेशन? दैट वी हैव अ शैलो सी और द लेक शोर, लॉन्ग रिवर कोर्स हो, मीडियम साइज सेडिमेंट्स हो, तो एक आइडियल कंडीशन बन जाती है। कोस्टल कंडीशंस काम हो, शेल्टर्ड हो। काम कंडीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर काम कंडीशन नहीं होगी तो सी वेव आएगी, पूरा सेडिमेंट्स उठाएगी और लेके चली जाएगी, तो सेडिमेंट्स नहीं फॉर्म हो पाएंगे। अगर सेडिमेंट्स नहीं अगर ब्रेक क्रिएट करेंगे तो डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होगा? ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है। देयर इज अबंडेंट सेडिमेंट सप्लाई, हमें सेडिमेंट चाहिए ताकि रिवर बढ़ सके अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में। देयर इज हाई इरोजन इन कैचमेंट एरिया, अगेन यहाँ पे सेडिमेंट्स की बात हो रही है, इरोजन हो रहा है तभी तो सेडिमेंट्स आएगा, तो उसके कैचमेंट एरिया में देयर इज वेरी हाई इरोजन एंड देयर इज स्टेबल कोस्टल एंड ओशियनिक कंडीशन। सो दीज आर द आइडियल कंडीशंस ऑफ द डेल्टा फॉर्मेशन। ये तो थे हमारे डेल्टा। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेल्टा? 5 टाइप ऑफ डेल्टा की बात करेंगे। अर्थक्वेक डेल्टा, बर्ड्सफूट डेल्टा, कुस्पेट डेल्टा, एस्चुरिन डेल्टा एंड फाइनली दिस डेल्टा प्लेन। ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग शेप्स होते हैं डेल्टा के, उसके बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। सब में जो मैकेनिज्म है वो अलग हैं, बट उनके मैकेनिज्म के बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमारा फोकस टोटल प्रीलिम्स पे ही है क्योंकि। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस अर्थक्वेक डेल्टा, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग एजेंट है दैट इज द वेव। सो दीज आर द स्मूथ कर्व्ड कोस्ट लाइन्स, सेडिमेंट्स आर इवनली स्प्रेड, फॉर एग्जाम्पल नाइल रिवर। तो अगर आप नाइल रिवर में देखेंगे तो ये फैन शेप टाइप का ये जो डेल्टा बन रहा है ना, दैट इज द अर्थक्वेक डेल्टा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब रिवर लाइक इस सी प्लेन में आके मतलब रिवर जो प्लेनर एरिया में आती हैं, तो उसके बाद वेव के एक्शन के चलते जो सेडिमेंट्स हैं वो इवनली डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये इवनली डिपॉजिट हो जाते हैं, सो दिस बिकम्स लाइक एन एलुवियल फैन। दिस इज नॉट एन एलुवियल फैन बट दिस बिकम्स लाइक एन एलुवियल फैन। सो दिस डेल्टा दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द अर्थक्वेक डेल्टा। देन वी हैव द बर्डफूट डेल्टा। यहाँ पे जो डेल्टा का शेप होता है वो बर्ड का जो पैर होता है ना उसके जैसा होता है। ये देखिए, ये आपको बर्ड के पैर जैसा देख रहा होगा। सो दीज आर दी लॉन्ग नैरो डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोजेक्टिंग इनटू द सी। सो हमारी जो वेव एक्शन है वो वीक है। वेव एक्शन वीक होने के चलते क्या होता है, जो सेडिमेंट्स रिवर कैरी करके लेके आ रही है उसको ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो ये अनइवनली कहीं कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके चलते कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो एक प्रॉपर शेप नहीं बन पाता है, तो एक चिड़िया के पैर जैसा लगता है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसिसिपी रिवर, यहाँ पे नाइल रिवर। देन यू हैव दी कुस्पेट डेल्टा। कुस्पेट डेल्टा यहाँ पे कंट्रोलिंग एजेंट इज द वेव। सो यहाँ पे पॉइंटेड टूथ लाइक शेप बनता है एंड स्ट्रॉन्ग जो वेव है ये रिवर जब सेडिमेंट्स लेके आ रहे होते हैं तो इस दोनों साइड से वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टाइबर रिवर इन इटली एंड इब्रो रिवर डेल्टा ऑफ स्पेन। देन यू हैव द एस्चुराइन डेल्टा। एस्चुराइन डेल्टा इज नॉट प्रॉपरली ए डेल्टा, यहाँ पे टाइडल एक्शन का रोल ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि रिवर सेडिमेंट्स तो लेके आ रही हैं, लेकिन
जो टाइड्स हैं ये क्या करते हैं, दे आर रिमूविंग द सेडिमेंट्स एट वेरी हाई स्पीड, तो फिर सेडिमेंट्स इकट्ठे ही नहीं हो पाते, सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटने का उतना मौका नहीं मिलेगा, तो एक नैरो पैसेज के थ्रू ये सी में मिलती है। तो जो ये शेप बनता है दैट इज़ अ फनल शेप, फनल शेप टाइप का बनता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द एस्चुराइन डेल्टा। जैसे कि आपकी नर्मदा नदी पे सवाल आता है ना कि इट फॉर्म्स द एस्चुरी नॉट द डेल्टा, वाई, सो दिस इज द रीजन। जैसे आपकी नर्मदा रिवर है, एंड देन यू हैव द डेल्टा प्लेन, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपका डेल्टा है, they are the highly constructive delta, elongate and lobate delta, flat marshy areas with distributaries and swamps। बेसिकली रिवर आ रही है, प्लेन में आ गई, अभी हमने सेडिमेंट्स कैरी नहीं कर सकती, सेडिमेंट्स तो फिर डिपॉजिट करेंगे तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। सो जो रिजल्टेंट शेप आता है दैट इज़ द डेल्टा प्लेन। फॉर एग्जांपल महानदी एंड कृष्णा रिवर, डेल्टा रिवर। सो ये थी रिवर के बारे में और उसके लैंडफॉर्म्स के बारे में बात। सो ग्राउंड वाटर एज द जियोमॉर्फिक एजेंट। So groundwater can shape the earth's surface, water stored underground in soil and rock। ठीक है, ये इन जनरल स्टेटमेंट है, हम तो बोल ही रहे हैं कि भैया ये शेप करेगा। इट डज थ्रू मेनली इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन के टाइम पे क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू डिजॉल्व द रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, वो डिजॉल्व कर लेगा, एंड दैट डिजॉल्विंग के चलते दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स। एंड डिपोजिशन दैट इज जब इसने डिजॉल्व किया तो कहीं ना कहीं जाके इसे डिपॉजिट भी करेगा इवापोरेशन वगैरह होने के बाद, तो जो ये डिपॉजिट कर देगा, जो लेफ्ट बिहाइंड कर देगा, उसके चलते कुछ शेप्स बनेंगे। सो देर आर द इरोजनल फीचर्स, देर आर द डिपोजिशनल फीचर्स। तो ग्राउंड वाटर के दो टाइप के फीचर्स मिलेंगे, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर। सो दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एरियाज विथ कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक लाइक लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, बिकॉज ये CaCO3 ये ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये ईजिली डिजॉल्व होगा तो ऑब्वियस ये बात है इट विल बी लीविंग बिहाइंड द हॉलो। लेट्स से कि ये आपकी रॉक है, इसमें जगह जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इस पर पानी पड़ा, ये इसको डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व करके ये वाला स्पेस तो इसने हॉलो क्रिएट कर दिया। अब ये यहाँ पे लेके गया तो हमेशा तो लेके जा नहीं पाएगा, तो कहीं पे ले जाके डिपॉजिट भी कर देगा, जहाँ डिपॉजिट करेगा तो दूसरे टाइप का शेप बन जाएगा, जहाँ से निकाला वहाँ पे हॉलो हो गया या कुछ और हो गया, तो उसके चलते जो फॉर्म्स बनेंगे, लैंडफॉर्म्स बनेंगे। सो वी विल बी सेइंग दैट दे आर दी कास्ट लैंडफॉर्म्स। लाइमस्टोन वाले एरियाज के में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं दे आर दी कास्ट लैंडफॉर्म्स। So this is especially important in areas with calcium carbonate rich rocks like limestone and dolomite. It produces a unique landscape called the karst topography. What is karst landscape? Karst landscapes are known for caves, sinkholes, underground streams and irregular rocky surfaces. ठीक है, so ये चीज़ है। Then the process of groundwater erosion, इसका process थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो रेन वाटर जो है आपका, इट मिक्सेज विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2O मिलेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बनाएगा क्या, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बन गया अपना कार्बोनिक एसिड। अब जब ये कार्बोनिक एसिड बन गया तो दिस इज एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी इज करोजिव, करोड करेगा, एंड दिस डिजॉल्व्स ऑल्सो। सो दिस एसिड water dissolves carbonate rocks both on the surface and underground। अब इस रेट ऑफ डिजोल्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहली चीज़ ग्राउंड वाटर टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी चीज़ है। कम होगा तो थोड़ा सा डिजोल्यूशन कम होगा, टेम्परेचर स्पीड अप द रिएक्शंस, ठीक है। डिग्री ऑफ ज्वाइंटिंग एंड क्रैक्स, बहुत ज़्यादा रॉक्स मतलब बहुत एक दूसरे से बहुत तगड़े से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वाटर को पास करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इतना एक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इफ दे आर लूजली ज्वाइंटेड, तो अगर इसमें आराम से पानी जा रहा है, इसके जो आपके जो जॉइंट्स हैं एंड क्रैक्स में आराम से पानी जा रहा है, तो वो ये इसे ईजिली डिजॉल्व कर लेगा। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड रॉक, रॉक्स एंड वाटर के बीच में ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है, दूसरा एंड तीसरा। देन व्हाट आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वाटर and what are the depositional landform of water। so जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो जो भी ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाएगा ये रग्ड एंड इरेगुलर होंगे, मतलब रेगुलरिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको। दूसरी चीज़ पुअर सरफेस ड्रेनेज मिलेगा यहाँ पे,
एंड देयर इज द डोमिनेंस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। यहाँ पे कब होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म? व्हेन ग्राउंड वाटर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड वाटर इवापोरेट्स एंड द सॉल्यूशन कैपेसिटी रिड्यूस। सो अल्टीमेटली जो उसने डिजॉल्व कर रखा है उसे वो छोड़ जाएगा पीछे। सो दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम, इरोजन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, ये चीज़ देखो अभी हमने बताई भी थी आपको, एक बार रिपीट कर देते हैं इसे। रेन वाटर फॉल्स थ्रू द एयर, रेन वाटर एयर के थ्रू फॉल किया, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये एसिडिक वाटर दिस सीप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स एंड जॉइंट्स, स्लोली डिजॉल्व्स लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ओवर टाइम रॉक्स आर रिमूव्ड इन द सॉल्यूशन क्रिएटिंग केव्स एंड हॉलोज। ठीक है, अब अलग अलग शेप इसके चलते बनेंगे, पहले वो देख लेते हैं। दैट इज़ वाई ग्राउंड वाटर इज सच अ पावरफुल इरोजनल एजेंट इन लाइमस्टोन रीजन। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि वो ईजिली उसे डिजॉल्व कर रहा है तो दैट इज़ अ पावरफुल इरोजनल एजेंट ओवर हियर, क्योंकि इसके पास कार्बोनिक एसिड होता है। पहली चीज़ जो आपकी इरोजनल फीचर है दैट इज़ द swallow होल्स, दैट इज मीडियम साइज, स्मॉल टू मीडियम सर्कुलर डिप्रेशन विच आर फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन ऑन लाइमस्टोन सरफेसेज। तो इसमें बेसिकली अगर जो लाइमस्टोन का जो सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है लाइमस्टोन का, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पानी गिरा तो इसको डिजॉल्व कर लिया, तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाता है, एंड दैट इज वाई वी से दैट इट हैज swallowed द वाटर। ठीक है, सो ये जो आपका स्मॉल टू मीडियम सर्कुलर डिप्रेशन है विच इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन ऑन लाइमस्टोन सरफेसेज। सेकेंड इज द सिंक होल, दैट इज द फनल शेप डिप्रेशन। फनल का शेप कैसा होता है? कुछ कुछ ऐसा होता है, पानी आया फिर उसके बाद चला गया। सो सॉल्यूशन सिंक्स होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड प्योरली बाय डिसोल्यूशन, या फिर अगर आपकी सिंक कोलैप्स कर जाती है, सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ कोलैप्स सिंक्स, ऊपर की पूरी छत गिर जाती है काइंड ऑफ, सो दैट विल बी कोलैप्स सिंक। दिस इज फॉर्म ड्यू टू केव रूफ कोलैप्स। देन बनती है हमारी वैली सिंक। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इसका डिपोजिशनल फीचर है, कौन सा इरोजनल फीचर है, या फिर ये बन किसके थ्रू रहा है, इस पर सवाल बन सकते हैं। When what is the valley sink and uvalas that are formed by merging of sinkholes and dolines। तो अलग अलग जो आपके सिंक होल्स बन रहे हैं, ये जो कोलैप्स सिंक्स हैं, ये जब ज्वाइन कर जाएंगी तो वी विल बी सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ वैली सिंक्स। देन यू हैव द लैपीज, रिजेज वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, दीज आर द ग्रूव्ड एंड द रिज्ड लाइमस्टोन सरफेस ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्यूशन। देन वी हैव द केव्स। केव्स क्या होती हैं? एक साइड से भैया आप ऐसे केव वगैरह देखते हो ना, अंदर जा सकते हो, तो यू विल बी फाइंडिंग अ हॉलो सरफेस। ठीक है, सो अंडरग्राउंड हॉलोज फॉर्म्ड अलोंग जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेन्स, सम केव्स आर ओपन एट दी बोथ एंड। जब केव दोनों एंड पे ओपन हो जाएगी तो हम उसी केव को टनल बोल देंगे, अदरवाइज एक साइड से आप जा सकते हो, दूसरे साइड से आप जा नहीं सकते। पोनोल्स, दीज आर दी वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज कनेक्टिंग सरफेस सिंक होल टू दी केव्स। तो सरफेस सिंक होल है, ठीक है, सिंक होल टाइप का मतलब लेट्स से कि ये केव है नीचे और ऊपर सिंक होल के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्टली आप केव के अंदर कूद गए, तो these are the ponol, these are the vertical pipe like passages connecting surface sinkhole to cave, and then you have the natural bridges, these are formed by the collapse of cave roof or the erosion by the surface stream। तो क्या होता है कि केव रूफ अगर गिर गई तो बीच में ब्रिज टाइप का बन जाता है, सो दीज आर दी नेचुरल ब्रिजेस। जैसे आपका ये डोलाइन है, ये देख लीजिए, ठीक है, डिसअपियर, ये स्टीम तो आपकी डिसअपियर हो जाएगी। पोनोर, ये गड्ढा गिर के आप चले गए कहाँ पे? केव में, ये आपकी केव टाइप का अंदर बना हुआ है। ठीक है, यू हैव दिस उवालास जब ज्वाइन कर लिए, ठीक है, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, यू हैव द फ्लंटिंग एंड द ग्रूविंग, इस टाइप से फ्लंटिंग एंड द ग्रूविंग हो रहा है। कास्ट टावर्स, ये टावर्स होगा बन गई जो आपकी। कास्ट कोन्स, ये कोनिकल शेप, ठीक है, यू हैव दिस काइंड ऑफ केव बन जाती है, केव्ड इन द कास्ट टावर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो फिगर में आपको ये बताता है। अब बात कर लेते हैं डिपोजिशनल फीचर्स। डिपोजिशनल फीचर में स्टैलेक्साइट, स्टैलेगमाइट्स, पिलर्स, ड्रिपस्टोन, ड्रेप्स, कर्टेंस, हेलिक्टाइट्स एंड हेलिगमाइट्स एंड फ्लो स्टोन्स। ठीक है, स्टैलेक्साइट्स क्या होते हैं आप ये देख लीजिए। स्टैलेक्साइट्स आर दोज जो छत से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, जब पानी ड्रॉप करता है, ड्रिप बाय ड्रिप ड्रॉप करता है, तो ऊपर से कॉनिकल शेप टाइप का ये जो बन जाता है, दैट इज द स्टैलेक्साइट। नीचे से ग्रो करेगा, दैट विल बी स्टैलेगमाइट। तो ऊपर से कोन टाइप का ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, नीचे से ये ग्रो कर रहा है, कभी कभी ये ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये ज्वाइन कर लेते हैं तो देवी से कि ये कॉलम बन गया है। ठीक है, ठीक है, स्टैलेक्साइट, स्टैलेगमाइट एंड द पिलर, तो ये हम जब ज्वाइन करते हैं ये कॉलम बन गया है, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज दी
व्हाट, पिलर। इसके बाद आता है फ्लो स्टोन। इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो इसको क्यूमुलेटिवली हम फ्लो स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द क्यूमुलेटिव नेम आपका जो ड्रिप स्टोन होता है। सो दीज आर द जनरल टर्म फॉर कैल्साइट डिपॉजिट्स फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर। ये दो तीनों चारों ही बनता है ड्रिपिंग वाटर के चलते। देन वी हैव द ड्रेन्स, ड्रेप्स और दी कर्टन्स। तो ऊपर क्या जो शेप बनता है ना, जब ये कई सारे ये स्टैलेक्साइट्स होकर ज्वाइन करके रहता है और पूरा एकदम ड्रेपिंग टाइप से बन जाता है जैसे, ठीक है। तो वो जब ड्रेपिंग टाइप से बनता है, कर्टन्स टाइप का जो शेप लेता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रेप्स और द कर्टन्स। हेलिक्साइट और द हेलिगमाइट्स जब केव के साइड में ग्रो करती है चीज़ें, मतलब ये तो आप वर्टिकली अगर आप देखेंगे ग्रो कर रहा है, केव के जो साइड में भी कई बार आपको पत्थर निकले हुए दिखते हैं, साइड से जो ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं। सो दैट आर दी हेलिक्साइट्स एंड हेलिगमाइट्स। एंड देन दी फ्लो स्टोन्स। फ्लो स्टोन्स आर दी स्मूथ कैल्साइट लेयर डिपॉजिटेड ऑन केव फ्लोज बाय दी फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो जब आपके कैल्साइट लेयर्स केव फ्लोर पे डिपॉजिट फ्लोइंग वाटर के चलते जो डिपॉजिट होता है, सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस फ्लो स्टोन्स। सो ऑल दीज आर कार्बोनेट डिपॉजिट फीचर्स फॉर्म बाय केमिकल वेदिंग, दैट इज द कार्बोनेशन। सो इसमें प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू शुड बी नोइंग द नेम ऑफ दिस, कि कौन सा इरोजनल फीचर है ग्राउंड वाटर का, कौन सा डिपोजिशनल फीचर है। अब आते हैं अगले पे, दैट इज द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। व्हाट आर ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स आर द लार्ज moving mass of ice formed by compaction of snow। ये हमारा माउंटेन है, लेट्स से। अब होता क्या है, बहुत ऊंचाई पे दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ये जो फाहे टाइप का गिरता है, दैट इज द स्नो। समझते हैं व्हाट इज स्नो एंड व्हाट इज आइस। जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर होता है, दैट इज द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे केस में जहां पे प्रेसिपिटेशन होता है, वो इट फॉल्स एज द स्नो। इट डज नॉट फॉल एज द आइस, रेदर इट फॉल्स एट द स्नो। स्नो आर व्हाट? दे आर फ्लफी इन नेचर, द प्रेसिपिटेशन जो गिरती है। ओवर टाइम जब ये स्नो इकट्ठी हो रही है, ओवर टाइम इट गेट्स कॉम्पैक्टेड। जब ये कॉम्पैक्ट हो रही है, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आइस, जो कि एक्चुअली थोड़ा सॉलिड टाइप से होता है, ठीक है। अब ये जो आपके आइस के सरफेसेस हैं जो बनते हैं, ठीक है, जब ये मूव करना शुरू करते हैं, सो दैट बिकम्स द ग्लेशियर्स। सो मूविंग आइस इज ग्लेशियर। पहली चीज तो ये है। और इसके चलते देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, जिसके बारे में हमें बात करनी है। अब लेकिन ग्लेशियर के रोल के बारे में बात करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमें कहाँ पे ग्लेशियर मिलेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्नो लाइन क्या होती है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड स्नो लाइन। स्नो लाइन वो एक लाइन जिसके ऊपर आपको स्नो मिलेगी और जिसके नीचे आपको स्नो नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो जैसे जैसे आप हिमालयाज में आपको एक तो स्नो मिलती है, आपको पता है, जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो स्नो लाइन की जो हाइट है, इट इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब सवाल है कि स्नो लाइन की हाइट क्यों बढ़ रही है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे 5000 मीटर पे स्नो मिल रही है वेस्ट में, तो यहाँ पे मुझे 4000 मीटर पे ही मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल के लिए है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब मुझे स्नो यहाँ पे अगर चाहिए तो मुझे 5000 मीटर तक ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्नो 4000 मीटर पे ही मिल जाएगी। वन ऑफ द रीजन इज दैट द रीजन ऑफ the availability of moisture। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल है, बारिश ज़्यादा होती है, और उसके चलते स्नो लाइन जो है आपकी वो नीचे साइड है ईस्टर्न में, एंड वेस्ट में स्नो लाइन ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से आप साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो स्नो लाइन यहाँ पे लोअर एंड पे है और यहाँ पे आपके हायर एंड पे है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है।
तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कभी भी इस पर सिंपल सा एक सवाल बन सकता है। सो सदर्न स्लोप्स पे हिमालय के ये आपकी जो स्लो लाइन है वो आपको नीचे मिल जाएगी, नदर्न स्लोप्स पे स्नो लाइन आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। ठीक है, अब तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे स्नो मिलेगी वहीं पे आपको ग्लेशियर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ग्लेशियर्स का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट दिस ग्लेशियर इज द मूविंग आइस, मूव कर रहा है तो लॉन्ग विथ इट विल बी फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। ठीक है, तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट, सारे ही कॉन्टिनेंट में मिलता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्सेप्ट वन कॉन्टिनेंट विच इज ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड दिस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमें ग्लेशियर्स नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लेशियर्स होते हैं, दैट दे आर द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, सो दे कवर वास्ट प्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। इनका साइज अब स्मॉलर है कंपेयर टू द पास्ट। आइस एज में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पोर्शन था जो ग्लेशियर से दबा हुआ था, अभी हमें मिलता है अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड में। Then we have the ice caps. These are the cover of snow and ice on mountains from which the valley or the mountain glaciers originate. So we have the ice caps. Then we have the Piedmont glaciers. They are spread over plains at the foot of the mountains. तो जब हमें mountains के foot पे यहाँ पे glacier मिलता है, so we say that these are the Piedmont glaciers such as in southern Alaska. Then we have the valley glacier or the alpine glacier. So they are found in higher regions of the Himalaya and on all such high mountain ranges of the world. जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दैट इज ऑन द काराकोरम रेंज, जो कि सियाचिन है, इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप ऑफ ग्लेशियर्स। ये वैसे प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव गिवन दिस डेटा। अब आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके लैंड फॉर्म्स। So pure ice, like pure water, it is least erosive and rock debris supply efficient erosive tools to the glacial ice, scoring, scratching and plucking the rock around. तो यही बात मैंने आपसे कही थी जब हम बात कर रहे थे रनिंग वाटर के लिए, कि वो इरोजिव एजेंट तो है, बट जब इसके पास पेबल्स वगैरह आ जाते हैं, इसके पास फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, तो इसे ईजिली खरोच लेता है। सेम अप्लाइज टू दी ग्लेशियल आइस। ठीक है, so what are the kind of like glacial land erosional landforms? ठीक है, तो ये देख लिया। पहली बात तो प्लकिंग एंड एब्रेशन वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो इरोजन के समय में होते हैं। देन इट फॉर्म्स सर्क, दैट इज द कोरी, एरीट, हॉर्न, बर्गस्टुंड, यूसेड वैली, ग्लेशियल ट्रो, हैंगिंग वैली, रॉस माउंटेन, क्रैग एंड टेल, नुनाटक एंड फिजॉर्ड। क्या क्या होता है ये मैं बात करूँगा। उसके बाद कि अगर मैं डिपोजिशनल फीचर की बात करूं तो दिस आर दी ग्लेशियल टिल, मोरेन्स, आउटवर्स प्लेन्स, ईस्कर्स, ड्रमलिन्स एंड दी कैटल लेक्स। समझते हैं एक एक करके इसके बारे में। व्हाट अबाउट दी प्लकिंग? प्लकिंग इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ लैंडफॉर्म। तो आइस फ्रीज करती है जॉइंट्स एंड क्रैक्स ऑफ द बेड रॉक। अब ये बेड रॉक है, इसमें इसको मिल गया जॉइंट वाटर को, तो ये वाटर चला गया, वाटर यहां पे जाएगा, फिर ये वाटर फ्रीज कर जाएगा। यहां पे एक बात आपके लिए समझना जरूरी है कि 9 क्यूबिक इंच ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 क्यूबिक इंच ऑफ आइस। इसका एक सीधा सा मतलब है कि जब वाटर फ्रीज कर रहा है तो वो आइस बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वाटर फ्रीज करके आइस बनाता है तो वाटर एक्सपैंड कर रहा है। तो जितने स्पेस में तो ये यहां पे गया था, इतने स्पेस में ये रहना नहीं चाहेगा, तो ऐसे केस में ये इसमें फोर्सेस लगाएगा। ठीक है, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, तो इस पे ना एक्सटेंसिव फोर्स पड़ता है। सो जब ये एक्सटेंसिव फोर्स पड़ता है इस पे, तो ये क्या करता है, द रॉक फ्रैगमेंट्स आर पुल्ड आउट, तो यहाँ पे ये से तोड़ता है, और ये जो तोड़ता है ये फिर पुल्ड आउट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाते हैं, एंड दिस इज कैरीड अवे बाय द ग्लेशियर। तो प्लकिंग मतलब हमने प्लग किया और बाहर लेके चले गए। ठीक है, जैसे आप वीड को प्लग करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। देन एब्रेशन, तो द डिब्रीज इम्बेडेड इन आइस स्क्रैचेस, पॉलिशेस एंड स्कोर्स द रिवर वैली फ्लोर, दिस प्रोड्यूसेस
स्ट्राइएशन एंड स्मूथ रॉक सर्फेसेज। मतलब अब जब हमारे पास ये आ गया भाई, पेबल्स वगैरह आ गए, तो अभी ये चल रहे हैं तो ये खरोचते हुए, मतलब इसे तोड़ते हुए रास्ते में जो भी रॉक्स वगैरह मिलेगी उसे डिस्टर्ब करते हुए चलते हैं। सो दैट इज द एब्रेशन, सिंपल। ठीक है। देन यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ कोरी। So it is a large circular amphitheater like or an arm type hollow cut into the mountain ridge at the head of the glacier. Steep walls and over deepened basins are formed in this कोरी। So जैसे कि आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ से ये आ रहा है आपका ग्लेशियल आइस वगैरह आ रहा है, एंड ये इस टाइप का एक शेप टाइप का बन जाता है। सो दैट इज द एम्पी थिएटर लाइक ऑन आर्म चेयर टाइप हॉलो कट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन बन गया इनटू द माउंटेन रिज एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, तो स्टीप वॉल्स एंड ओवर डिपेंड बेसिन इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इट ऑफन कंटेन्स द टान और द सर्क लेक। ठीक है, एग्जाम्पल चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश। देन यू हैव द अनदर वन दैट इज अरीट। सो दिस इज नैरो नाइफ एज रिज फॉर्म बिटवीन टू सर्क्स। अब एक माउंटेन है, इसके दोनों साइड ये बन गया, तो ये जो रिज बनेगा दैट हैज़ अ शेप ऑफ द नाइफ, थोड़ा सा ये चौकीला टाइप का बनेगा, एंड सो दिस इज द नाइफ एज्ड रिज। देन यू हैव द हॉर्न और द पिरामिडल पिक। यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द शार्प पॉइंटेड पीक विच इज फॉर्म व्हेन टू थ्री और मोर सर्क्स इरोड अ माउंटेन। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ इस टाइप का आपको होता है ना, चोटी दिखती है, दैट इज द पीक। तो कई सारे सर्क्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पे उसको क्या कहते हैं, इरोड कर देते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर बचता है दैट इज द हॉर्न और द पिरामिडल पीक। देन यू हैव द बर्गस्ट्रुंड, दैट इज द डीप क्रीवेस बिटवीन द ग्लेशियल एंड द हेड वॉल ऑफ द सर्क। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे आपकी वाटर वो है लाइक लेट्स से कि ग्लेशियर है, तो बीच बीच में क्या होता है, बड़े गड्ढे टाइप के बने रहते हैं, बीच बीच में बड़े गड्ढे टाइप के बनते हैं, बाद में ये स्नो से भर जाते हैं, और दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि ये हो सकता है कि चौड़ाई में तो 2-3 मीटर हो, गहराई में ये 100 मीटर तक भी हो सकता है। तो कई बार आपने सुना होगा ना कि लोग गए दम उसमें चला गया अंदर, और फिर एक बार आप इसमें चले गए तो आप बचते नहीं हैं। सो दीज आर द डीप क्रीवेस बिटवीन द ग्लेशियल एंड द हेड वॉल ऑफ द सर्क्स। ठीक है। देन यू सेड वैली ऑफ द ग्लेशियल टू, दैट इज द ब्रॉड फ्लैट फ्लोर विद द स्टीप साइड्स। इट मे कंटेन रिबन लेक्स एंड द मोरेन्स। तो ग्लेशियल टू का बनता है, यू सेड वैली बनती हैं। Mountain glaciers cannot dig a new valley but rather deepen, strengthen and widen the pre-existing V-shaped valley by eliminating irregularities to form the U-shaped valley। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे ये V-shaped valley थी, इसको ये और इस पर काम करती हैं ग्लेशियल जो ग्लेशियल आइस है, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा यू शेप टाइप का स्पेस शेप दे देती है। सो दिस इज द ग्लेशियल ट्रो। देन यू हैव दी हैंगिंग वैली। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए देखो यार, आपका लिए मेनली यही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा शेप बन रहा है, तो इस बस शेप के नाम याद करते चलना। बेसिक एक एक दो लाइंस तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ इसके बारे में फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग। देन यू हैव द हैंगिंग वैली, ट्रिब्यूटरीज वैली हैंगिंग अबव द मेन वैली। दिस फॉर्म वाटरफॉल आफ्टर डीग्लेशिएशन, फॉर एग्जाम्पल हरकीदून वैली उत्तराखंड। ठीक है। देन यू हैव द रॉस माउंटेन और द शीप माउंटेन। दे आर द एसिमेट्रिकल रॉक ह्यूमॉक। दे आर स्मूथ अपस्ट्रीम साइड एंड द रफ डाउन स्ट्रीम साइड। तो आपकी कोई रॉक है तो ये अप साइड तो स्मूथ है, एंड दिस साइड में ये थोड़ी सी आपकी रफ होती है। क्रेग एंड टेल, सो हार्ड रॉक मास प्रोटेक्ट द सॉफ्टर रॉक बिहाइंड। देन दिस इज द जो फ्रंट वाला पार्ट होता है दैट इज द क्रेग, जो सॉफ्टर वाला पार्ट होता है दैट इज द टेल। देन यू हैव द नोनाटक, दीज आर द आइसोलेटेड रॉकी पीक्स विच आर प्रोजेक्टिंग अबव आइस शीट। ठीक है, मतलब आप कई बार देखेंगे ना कि जैसे आप माउंटेन पीक्स देखेंगे तो कहीं कहीं पे ये होता है कि मतलब देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ पीक्स जहाँ पे आपको आइस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे लैंड टाइप का दिखेगा, नीचे आपको बहुत सारा वो दिखेगा, द लाइक यू विल बी सीइंग द स्नो वगैरह पूरी जमी हुई है, लेकिन कुछ जगह ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको स्नो का नहीं दिखेगी, और वो ऊंचाई पे होता है, वो लैंड दिखता है वहाँ पे। सो दैट शेप्स आर द नोनाटक। देन यू हैव द fjords, दीज आर द डीप नैरो सी इनलेट फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस ऑफ द ग्लेशियल ट्रो। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये शेप्स वगैरह देख लीजिए थोड़ा सा। यू हैव द ग्लेशियल इरेटिक्स, यू हैव दिस लाइक हैंगिंग वैली ऐसा से बनता है। अरीट, ये जो मैं आपको बता रहा था। यू हैव दिस हॉर्न, यहाँ पे बन गया हॉर्न। यू हैव द पैटर्न नॉस्टर लेक्स, सर्क्स, जो ये सर्क्स बना हुआ है ये देखिए, ये सर्क्स बन गया। यू हैव द यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रो, ये यू शेप बन के आ रहा है। यू हैव द टार्न, यू हैव द यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रो, यू हैव द यू शेप्ड वैली। ठीक है, यू हैव द टर्न, देन हैंगिंग वाटरफॉल। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, जैसे कि आपका ग्लेशियल टिल क्या होता है,
मोरेन्स क्या होते हैं, आउटवॉश डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं, इश्कल्स, ड्रमलिन्स, कैटल लेक्स। और उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट इनका नाम याद होना चाहिए, ताकि आप बता सकें कि कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट के चलते कौन सा शेप हमें मिलता है। अब आते हैं, हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक और बात, हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सेस डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि अननेसेसरी एक्सेस डिटेल आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं पूछेगा। तो कुछ बेसिक्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बिल्कुल कर पाएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देन कमिंग नेक्स्ट, द ग्लेशियल टिल। द ग्लेशियल टिल, ग्लेशियल टिल क्या होता है? जैसे आपका रनिंग वाटर होता है, तो देखो रनिंग वाटर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जो अभी ग्रेवल, पेबल्स, सैंड, क्ले, इन सब को लेके जा रहा है ना, तो वो उसे ग्रेडिंग कर सकता है। ग्रेडिंग का मतलब क्या, कि सिमिलर साइज का जो फ्रेगमेंट होता है उसको एक जगह पे, उसके बाद जो जिसका साइज थोड़ा छोटा है उसे और दूर तक, जिसका साइज और छोटा होता है उसको और दूर तक, मतलब सिमिलर साइज का चीज़ें एक साथ इकट्ठे कर सकता है। बट ग्लेशियल टिल के केस में क्या होता है, सिंस दिस इज नॉट द रनिंग वाटर, हियर वी हैव द ग्लेशियल आइस। ग्लेशियल आइस होगा तो उसे सॉर्टेड नहीं कर पाएगा, सो दैट विल बी अनसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स। क्ले सबसे पतला, सबसे छोटा, उससे बड़ा सैंड, सैंड से बड़ा ग्रेवल, ग्रेवल से बड़ा बोल्डर्स। ठीक है, सो दीज आर दी एंगुलर टू सब एंगुलर डिब्रीज। ठीक है, इसी ग्लेशियर टिल जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो दीज फॉर्म दी मोरेन्स। सो व्हाट आर मोरेन्स? मोरेन्स आर दी रिजेज ऑफ द ग्लेशियर टिल। 4 टाइप के मोरेन्स होते हैं। वन इज द टर्मिनल मोरेन, सेकेंड इज द लैटरल मोरेन, थर्ड इज द मीडियल मोरेन, फोर्थ इज द ग्राउंड मोरेन। टर्मिनल मोरेन का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपका जो ग्लेशियर है, जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे जो मोरेन्स इकट्ठा होगा, दैट इज द ग्लेशियर टिल, उसको हम कहेंगे टर्मिनल मोरेन। अगर आपकी कोई वैली बनी है, ठीक है, इसके साइड्स में ये जो आपके अनसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, सो उसके चलते जो रिजेस बनेंगी, दैट विल बी द लैटरल मोरेन। इस वैली में अगर आपकी बीच में बन रहा है, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ द वैली, सो दिस विल बी द मीडियल मोरेन। ग्राउंड मोरेन, जब ये डिपॉजिट आपके ग्राउंड में हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें बहुत एक्सेस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए। सो इफ यू सी हियर, यू विल सी दिस लाइक टर्मिनल मोरेन, एंड मोरेन जहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज द रिसेशनल मोरेन। देन वी हैव द आउटवॉश डिपॉजिट। These are the sorted sediments that are carried by melt water stream. तो आप सोच के देखोगा, ग्लेशियल है, दिस इज द मूविंग आइस, वो मेल्ट कर गया, तो वी हैव द मेल्ट वाटर। तो वो जो मेल्ट वाटर है, तो क्या करेगा, इन्हीं सेडिमेंट्स को ये सॉर्टेड कर देगा साइज वाइज। बड़ा साइज पीछे, उसके बाद कम साइज वाला, फिर कम साइज वाला, फिर कम साइज वाला। सो ऐसे केस में जो प्लेन्स एंड फैंस बनेंगे, दैट विल बी द आउटवॉश डिपॉजिट्स। जैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इसी आउटवॉश डिपॉजिट के चलते जो प्लेन बनेगा, दैट विल बी द आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट उस पर। सो दैट इज द आउटवॉश प्लेन। सो ये देखो, ये आपका जो है यहाँ पे ये आउटवॉश प्लेन बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी सॉर्टेड टिल्स हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। देन वी हैव द ईस्कस। नाउ दीज आर द लॉन्ग विंडिंग रिजेस ऑफ सैंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाई सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स। सो बेसिकली ग्लेशियर के नीचे से जो बह रहा है, उसके चलते जो आपकी रिजेस बनेंगे ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, दीज आर द इस्कर्स। ठीक है, जैसे ये देखिए आपकी इस्कर बन रही है। देन वी हैव द ड्रमलिन्स, दीज आर द स्मूथ ओवल शेप्ड हिल्स विथ स्टीप स्टॉस एंड जेंटल ली एंड। सो दीज अकर इन क्लस्टर्स। तो कुछ कुछ शेप है, वो कुछ कुछ ऐसा अंडे टाइप का बनता है। सो दीज आर द ओवल शेप्ड हिल्स, ये स्टीप स्टॉस एंड जेंटल ली एंड। सो दिस अकर इन द क्लस्टर्स। देन वी हैव द कैटल लेक्स। कैटल लेक्स जैसे आपकी बीच बीच में बन जाएगी, जैसे ये आपकी कैटल लेक। These are the depressions formed by melting of buried ice block in outwash plains. So outwash plains में जब आपकी जो depressions बनते हैं, जो गड्ढे टाइप के ये बनते हैं, क्योंकि आपकी आइस ब्लॉक्स थी पहले वहाँ पे, अब वो मेल्ट कर गई हैं, तो आपके गड्ढे टाइप के डिप्रेशंस वगैरह बन गए हैं। सो वी हैव दी कैटल लेक्स। सो इसमें प्राइमरली आपको ये याद रखना है कि ग्लेशियर के चलते कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। अगर आपको ये याद है देन इट इज़ फाइन, अगर नहीं याद है तो खतरे की घंटी है। तो ये सवाल जरूर याद कर लेना। और इसके अलावा अब हम आते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स पे। अब इस कोस्टल रीजन में आपके
अलग अलग शेप्स बनते हैं और यहाँ पे जो मेजर काम होता है वो सी वेव्स का होता है, ठीक है। तो समुद्र के किनारे वाला पोर्शन जहाँ पे समुद्र और लैंड कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, सो दैट विल बी द कोस्टल रीजन, वहाँ पे अलग अलग टाइप का शेप बनता है। सो लेट अस सी दोज शेप्स, ठीक है। सो कोस्टल लैंडफॉर्म्स दीज आर शेप्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द कोस्ट लाइन। तो इरोजन हो रहा है तो कुछ चीज़ें बन रही होंगी, डिपोजिशन हो रहा है तो कुछ अलग टाइप के शेप्स बन रहे होंगे। सो हियर द सी परफॉर्म्स द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन थ्रू किसके थ्रू? सी वेव्स के थ्रू, ठीक है। एडेड बाय करंट, दैट इज द ओशियन करेंट्स, टाइड्स, राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर एंड स्टॉर्म्स इन द कोस्टल एरियाज। सो सी वेव्स लाइक glaciers and then wind are more effective in break down hard rocks when they are armed with their cutting tools with loose rock fragments. Again यहाँ पे सेम बात आई जो मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोली है कि by itself these geomorphic agents वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, लेकिन इनके पास जब कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स जो कि फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में इसको मिलते हैं, जो आपके वेदरिंग के बाद इनको मिले होते हैं, ये इसके साथ जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। So this is result from the continuous interaction between land and the sea, ठीक है। Then coastal areas में जो geomorphic process होता है वो कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। So there are 4 type of processes that are operating. One is the hydraulic action, second is the abrasion, third is the attrition, fourth is the corrosion. What about this hydraulic action? अब देखो कोई रॉक है, कोई ये रॉक है, इसमें ये क्रैक है। अब जब वेव्स आई और लेट्स से कि यहाँ पे ऑलरेडी एयर थी, इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इस पे कंप्रेशन होता है। सो देयर इज एक्सेस कंप्रेशन, और जब ये वेव वापस जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेशन था, सो देयर इज वेरी हाई डेंसिटी यहाँ पे जो आपको एयर की मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर है। जब एयर कंप्रेस्ड है तो वो वापस अपने उसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाना चाहती है। तो जैसे ये पीछे जाएगा ये बहुत तेज़ी से फैलना चाहेगा, इट वांट टू एक्सपैंड, तो ये एक्सपेंशन करना चाहेगा। इस एक्सपेंशन में इस रॉक के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। सो दैट फोर्स जो ये लगाता है तो उसके चलते इट लीड्स टू हाइड्रोलिक एक्शन, फोर्स ऑफ वेव्स कंप्रेसिंग एयर इन द रॉक क्रैक्स। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो इसे तोड़ देगा। देन वी हैव द एब्रेशन लाइक वियरिंग अवे बाय सैंड, पेबल्स एंड बोल्डर्स दैट इज कैरिड बाय द वेव। देन वी हैव द एट्रिशन लाइक रॉक फ्रेगमेंट्स कोलाइड एंड दीज ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। देन वी हैव द करोजन दैट इज द सॉल्यूशन, द केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ द कोस्टल रॉक्स, ठीक है। एट्रिशन में क्या होता है कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड दे ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। देन वी हैव द करोजन, जब आपकी कोस्टल रॉक्स का केमिकल डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। देन वी हैव व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोस्ट। सो वी हैव द हाई रॉकी कोस्ट, वी हैव द लो सेडिमेंट्री कोस्ट। हाई रॉकी कोस्ट दीज आर द डोमिनेटेड बाय इरोजनल फीचर्स। जो रॉकी कोस्ट अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा रॉक्स होंगे तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो रहा होगा। कोस्ट लाइन आपकी इरेगुलर होगी और रग्ड होगी, मतलब कि इस टाइप से आपकी कोस्ट लाइन्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे देयर आर दैट इज द हाई रॉकी कोस्ट। सो लैंडफॉर्म जो बनता है, जैसे यहाँ पे आपका आ गया क्लिफ, केव्स, आर्चेस एंड स्टैक। अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको। एग्जाम्पल है जैसा कि आपके इंडिया के वेस्ट कोस्ट में बनता है, जैसे नॉर्वे, चाइल्ड वगैरह में भी बनता है। तो आपको यहाँ पे जो प्राइमरी जो मिलेंगे आपके लैंडफॉर्म्स वो क्लिफ, केव्स, आर्चेज एंड स्टैक टाइप के मिलेंगे। ये इसकी इमेज है जो थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं। ये आपका जैसे कि आपका क्लिफ हो गया, क्लिफ इसमें सोन नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ लो जैसे कोई रॉक है। अब यहाँ पे सी वेव लगातार इसको अटैक कर रही है, सी वेव अटैक कर रही है, तो एक टाइम के बाद आके ना ये थोड़ा सा ना पॉइंटेड टाइप का शेप बन जाएगा, तो हम कहते हैं दिस इज द क्लिफ, ठीक है। दूसरी चीज़ इस टाइप का जो शेप बन रहा है ये आपको दिख रहा है, ये केव है। तीसरी चीज़, जब केव के दोनों साइड से जो माउंटेन है, आपके माउंटेन है इस साइड से भी और इधर साइड से भी वर्क किया तो दो केव्स ज्वाइन कर लेती हैं, तो द थिंग दैट इज फॉर्म दैट इज द आर्चेज। एंड उसके बाद बन जाता है जब ये आर्चेज, इसका जो ऊपर का जो ये वाला पोर्शन ये टूट जाएगा तो बीच में जो ये शेप बन जाएगा दैट इज द स्टैक। और जब ये भी रोड हो जाएगा ऊपर तक तो इतना पोर्शन, छोटा मोटा जो पोर्शन बचेगा दैट इज द स्टंप, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप हेडलैंड का क्या था, ऐसा था, इससे बना केव, ठीक है। पहले ये क्रैक आया,
फिर बना केव, केव के बाद ये आर्चेस बना, आर्चेस के बाद स्टैक, स्टैक के बाद स्टम्प। ठीक है, अब आते हैं पिछले वाले उस। देन वी हैव द लो सेडिमेंट्री कोस्ट में क्या होता है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट दिस इज डोमिनेटेड बाय द डिपोजिशनल फीचर। अभी जो हमने देखा दैट वाज ड्यू टू द इरोजन, अभी डिपोजिशनल फीचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी कोस्ट लाइन स्मूथ बनेगी विथ जेंटल स्लोप। सो जो स्लोप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होंगे। प्रोसेस डिपोजिशन एंड सेडिमेंटेशन, मतलब कि जो आपकी जो भी सेडिमेंट्स हो गए हैं वो डिपॉजिट हो रही होंगी एंड देयर विल बी सेडिमेंटेशन। व्हाट आर द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड एट दिस टाइप ऑफ कोस्ट। तो जैसे बीचेज हैं, बीचेज बनेंगी, सैंड बार्स बनेंगे, स्पिट्स बनेंगे, लैगून्स बनेंगे, डेल्टा बनेंगे। एग्जाम्पल सच दैट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विच इज एन इमर्ज्ड कोस्ट एंड द गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए। इसी फिगर में दोनों चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप ये देखेंगे ये आपकी बीच बन गई, इधर से ये देखिए ये वाला पोर्शन इधर से लैंड से एक साइड से कनेक्टेड और एक साइड ये सी में जा रहा है, तो दैट इज़ द बैरियर स्पिट। एंड ये दोनों इधर से ज्वाइंट है तो दैट इज़ द बे बैरियर। ये जो सी से कट ऑफ हो गया दैट इज़ द लैगून। ये आपका जो क्या कहते हैं अंदर आके यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है दैट इज़ द टम्बोलो। ठीक है, तो ये शेप्स अलग अलग हैं जो बनते हैं। देन वी हैव द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब एक एक करके देख लेते हैं व्हाट आर अबाउट द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आई विल बी रीडिंग इट फॉर यू। कोस्टल लैंडफॉर्म्स में वी हैव द केव्स एंड द बे। जब आपकी एक तरफ रेजिस्टेंट रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, फिर रेजिस्टेंट रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, फिर रेजिस्टेंट रॉक है, तो ऐसे केस में अगर सी वेव वहाँ पे वर्क कर रही है तो रेजिस्टेंट रॉक को तो वो इरोड नहीं कर पाएंगे उतना, लेकिन सॉफ्ट रॉक को ईजिली इरोड कर लेंगी। तो जब ये सॉफ्ट रॉक को ईजिली इरोड कर रही होंगी तो सॉफ्ट रॉक को ये इरोड करती चली जाएंगी अंदर तक, लेकिन रेजिस्टेंट रॉक को बहुत थोड़ा बहुत ही इरोड कर पाएंगे, ज़्यादा इरोड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ शेप ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो शेप है दैट विल बी हेडलैंड, और ये वाला शेप जहाँ पे लैंड के अंदर में सी घुसने की कोशिश करिए दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बे, दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल, इसीलिए हम उसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं जैसे आप जानते हैं। ठीक है, सो केव्स एंड बे दिस इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड and the soft rock. Then we have the wave cut cliffs, steep rock faces formed by the continuous wave attack. Cliff retreats landward over time. ये मैंने भी आपको बताया, जो चुकीला वाला ऊपर वाला पोर्शन बनता है नीचे का इरोड हो गया। Then we have the wave cut platform. These are the flat, slightly sloping surface at the base of the cliff. ठीक है, तो बेस क्लिफ के बेस पे आपको क्या मिलेगा, वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, then we have the wave cut terraces. These are the elevated platform above present wave level. This indicate the former sea levels. We have the caves, we have the arches, we have the stack, we have the stump, जो मैंने अभी आपको explain किया था। Then we have the beaches. Beaches क्या होती हैं? These are the accumulation of sand pebbles along the shore. These are highly dynamic and seasonal. Then we have the sand dunes. These are the wind deposited sand behind the beaches. This is common along low sedimentary coast. Then we have the offshore bar. These are the submerged ridges of sand which is parallel to the coast. This acts as a natural buffer against storms and tsunami. फिर बैरियर बार्स होते हैं, अभी मैंने आपको बैरियर बार्स दिखाए थे। These are the offshore bar जो कि सी लेवल के ऊपर राइज करती हैं। स्पिट ये रिज या एम्बैकमेंट होता है सेडिमेंट्स विच इज डिपॉजिटेड बाय द वेव्स एंड दिस इज अटैच टू द लैंड। ये लैंड में एक साइड से कनेक्ट होता है एंड दिस इज प्रोजेक्टिंग इन टू द ओपन सी एट द अदर। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। Then we have the tambolos. अभी तम्बोलो का शेप भी दिखाया था। तम्बोलो is a ridge of sand that connects an island to the mainland and it joins two islands together. It is formed due to wave deposition. तो क्या होता है कि दो आइलैंड को जो जोड़ता है ना दैट इज द तम्बोलो। बेसिकली एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, बीच में आपको थोड़ा सा लैंड का स्पेस में दिखता है। सो दिस इज द रिज ऑफ सैंड दैट कनेक्ट्स एन आइलैंड टू द मेनलैंड, या फिर ये पूरा मेनलैंड ही हो, or it joins two islands together. So this is formed due to wave deposition. Then we have the lagoons. Lagoons में मैंने आपको बताया था ये वो shallow water bodies हैं जो कि जो सी है उससे कट ऑफ हो जाती हैं, तो अंदर के साइड मिलती हैं, बीच में लैंड है। लैंड वाला पोर्शन इधर सी वाटर इधर भी रहता है बट वो कभी आ गया होगा, अब वो भी बीच में लैंड का फॉर्मेशन हो रखा है, लैंड का फॉर्मेशन हो रखा है, तो दे आर डिसकनेक्टेड। So these are the shallow water bodies which are enclosed by spits or the barrier bars. Then you have the estuaries, zones where river fresh water mixes with salt water rich in sediments and biodiversity. Estuaries जहाँ पे sea water और river water mix होते हैं। ठीक है, then we have the mud flats. These are the fine muddy sediments that are exposed during the low tides. Then we have the salt marshes. These are the coastal wetland with salt tolerant vegetation. This is formed by the tidal deposit of fine sediments.
ठीक है। सो इन सारे जो भी आपके बेसिकली बन रहे हैं, जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इन लैंडफॉर्म्स के आप नाम याद रख लेना। इन लैंडफॉर्म से सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक्स मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन कर ही दिया था। फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ द एरिड लैंडफॉर्म्स। एरिड लैंडफॉर्म्स मतलब हम डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं। डिजर्ट्स में जो सबसे बड़ा जो रोल है प्ले करने का, वो किसका है? वो है विंड का, बिकॉज विंड इज द मेन जियोमॉर्फिक एजेंट ओवर हियर इन द एरिड लैंडफॉर्म्स। सो विंड का मेन रोल होगा, क्योंकि विंड वुड बी एबल टू कैरी द सैंड, जो इसे अलग अलग जगह तक लेके जाती है। ठीक है। सो विंड इज द मेजर इरोजनल एजेंट इन डिजर्ट्स। ठीक है। सो there is some terms deflation, that is the removal of fine dust and sand leaving coarse material behind। जैसे मटेरियल जो भी है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, तो इसमें से ये फाइन डस्ट और सैंड निकाल लेता है एंड कोर्स मटेरियल पीछे छोड़ जाता है। सो दैट इज द डिफ्लेशन। एब्रेशन, दैट इज द इसका इम्पैक्ट के चलते देर इज द एब्रेशन, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ मीनिंग मैंने बताई रखी है कि सॉल्ट पार्टिकल्स दे स्ट्राइक रॉक सर्फेसेज वियरिंग देन डाउन लाइक द सैंड ब्लास्टिंग। अलग अलग टाइप के डिजर्ट लैंडस्केप्स होते हैं आपके। वन इज़ द हमाडा, सेकेंड इज़ द रैग, थर्ड इज़ द अर्ग, फोर्थ इज़ द बैडलैंड, माउंटेन डिजर्ट। सिंपल सवाल आ जाएगा, हमाडा, रेग एंड अर्ग, द टर्म ऑफन सीन इन न्यूज रिफर्स टू व्हाट थिंग, टाइप ऑफ डिजर्ट, टाइप ऑफ ये, इस टाइप के प्रीलिम्स के सवाल बन जाते हैं। हमाडा इज द रॉकी डिजर्ट्स, जहाँ पे दी जाती बेयर एक्सपोज रॉक सरफेस आफ्टर फाइन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। तो रॉक सरफेसेज हैं, उस पर आपके क्या कहते हैं फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल थे, उसको उड़ा के लेके चले गए। सो अब हमारे पास एक बेयर, एक एक्सपोज रॉक सरफेस बची। सो दैट इज द हमाडा, सिंपल। रेग और द स्टोनी डिजर्ट, सो दिस इज कवर्ड विथ क्लोजली पैक्ड पेबल्स एंड ग्रेवल। तो आपको यहाँ पे लाइक छोटे छोटे कंकर टाइप की चीज़ें भी मिलती हैं उस जगह पे, तो वी हैव द स्टोनी डिजर्ट। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई नाम से ही आप समझ सकते हैं स्टोनी। ठीक है, स्टोन मिलेंगे आपको उस डिजर्ट में। देन अर्ग, द सैंडी डिजर्ट, तो वास्ट सैंड सीज विद ड्यून्स कॉल्ड द कोम इन तुर्किस्तान। Then we had the badlands. So there are the intensely eroded hills with gullies formed by occasional rainstorms, and then we have the mountain deserts. So these are the found on the high plateau and the mountain ranges. ठीक है, अब आते हैं इनके लैंडफॉर्म्स पे। ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम आपको याद होना चाहिए। डिजर्ट के इरोजनल लैंडफॉर्म, पेडीमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स, जुएगन, यार्डेंग्स, प्लायाज, मेसाज एंड बुट्टी, इंसेलबर्ग, डिफ्लेशन हैलोज एंड मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। और अगर मैं इसके डिपोजिशनल फीचर्स की बात करूंगा तो रिपल मार्क्स आर देयर, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड, बजाडाज आर फॉर्म्ड, बलचांस आर फॉर्म्ड, लूज डिपॉजिट्स आर देयर। ठीक है, एंड यहाँ पे इरोजनल फीचर में देयर इज द बैडलैंड टोपोग्राफी ऑल्सो। सो एक एक करके अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स, so these are the gently sloping rock surface at mountain base, the extensive paddy plains form after long erosion। ठीक है, तो पेडिमेंट्स क्या होते हैं? जो रॉक्स माउंटेन के बेस पे जो रॉक सरफेसेस बनते हैं, स्लोपिंग रॉक सरफेसेस बनते हैं, दीज आर दी, जैसे कि ये आपका दीज आर दी पेडिमेंट्स। ठीक है, अब पेडिमेंट्स जब कई सारे पेडिमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग द पेडी प्लेन्स। ठीक है, then you have the jugan, these are the hard rock layer over soft rock, wind erodes softer rock forming furrows and ridges। तो jugan बन जाता है। jugan कैसा होता है? jugan कुछ कुछ ऐसा होता है, ये देखिए मशरूम शेप टाइप का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो भाई आपका माउंटेन था, माउंटेन टाइप का था, नीचे का भाई सॉफ्ट है, इधर से इसको उड़ा ले गया तो कुछ कुछ इस टाइप से बन गया शेप। ठीक है, तो these are the jugan। Then you have the yardangs, these are the streamlined ridges that is carved from the alternating hard and soft vertical rocks aligned with wind direction। तो यार्डिंग वाला शेप बन जाएगा, this like this, hard alternating and soft rocks। ठीक है, then we have the playas। playas are temporary shallow lakes in desert basin। तो जो लेक्स टाइप की बन जाता है ना, तो उसको हम playas कहते हैं, और often salty due to evaporation। इसी से हमारा ओएसिस भी बनता है एक्चुअली। ठीक है, सो वी हैव द पलाया। कमिंग नेक्स्ट, उसके अलावा देख लीजिए डिकेंटर, ब्लोआउट्स, डिजर्ट पेवमेंट्स। देन वी हैव द मेसाज एंड द बट्टीज। सो दीज आर द फ्लैट टॉप्ड हिल्स, जो फ्लैट टॉप्ड हिल्स बनती हैं, दीज आर द मेसाज एंड बट्टीज। तो सबसे पहले लाइक लेट्स से दिस वाज द प्लेटू, अब इसको इरोड कर दिया तो इस टाइप का जो शेप बन गया, दिस इज द मेसा।
एंड इसके बाद जब इसको पूरा ही रोड कर दिया, इधर से भी थोड़ा सा बचा, छोटा बचा, दैट बिकम्स द बट्टी. Inselberg, these are the isolated steep sized rocky hills that is left after surrounding erosion. ठीक है, ये हर जगह आपका इरोजन हो गया, बस ये थोड़ा बहुत बच गया, तो दैट इज द इंसेलबर्ग. डिफ्लेशन हैलो, दीज आर डिप्रेशंस फॉर्म बाय द विंड रिमूवल of loose material may become an oasis. Then we have the mushroom table or the pedestal rocks. These are the wind shaped rocks remnants with the distinctive form. ठीक है, तो these are the things and then we have the ripple marks. अब देखो ये ripple टाइप का नहीं बन रहा है ये जो आपके सैंड पे, तो जब आपकी विंड कई बार बहती है, so these are the depositional feature on a small scale formed by the saltation, the transportation of hard particles over an uneven surface in an टर्बुलेंट फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर. देन हमारे बनेंगे सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स में क्या होता है कि आपका जो विंड है वो सैंड को कैरी कर रहा है, सैंड को कैरी कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, जब सैंड को कैरी कर रहा है तो ये इसका ऐसे इकट्ठा करता चला जाएगा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और एक टाइम पे आएगा ये एकदम मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद इसे गिरने लगेगा, तो कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है. ठीक है, तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड वेयर सैंड सप्लाई एंड ऑब्स्टेकल्स एग्जिस्ट. सो बलचांस बनते हैं. बलचांस इज अ टाइप ऑफ सैंड ड्यून. पैराबोलिक शेप हो सकता है, सीफ हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है. एक एक करके समझ लेते हैं इसके शेप को. तो ये बलचान का शेप ऐसा होता है, दैट इज क्रीसेंट शेप, हॉर्न पॉइंटेड अवे फ्रॉम द विंड. ठीक है, तो ये बलचान है, जिसका जो हॉर्न है विंड से अवे है. देन वी हैव द पैराबोलिक शेप, दैट इज बलचांस का उल्टा, that is reverse Balchans stabilized by the vegetation. Then we have the sheaf, इस टाइप का shape. Sheaf is what? That is one side wing dune due to shifting winds. तो एक wing होता है, एक wing इसके पास नहीं होता है. Then we have the longitudinal. These are the long low ridges parallel to the wind direction. So this is the longitudinal. इस तरह से आपका shape बन गया तो longitudinal हो गया, और इसके perpendicular हो गया, wind ऐसे जा रही है, ये perpendicular बना, so this is the transverse shape. Then we have the bajadas. What are the bajadas? Bajadas broad sloping depositional plains होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं alluvial fans के मर्ज करने से between Piedmonts and the Palayas. और Piedmonts and Palaya मैंने अभी आपको जस्ट बताया है. Then इसके बाद आता है लुइस डिपॉजिट. लुइस डिपॉजिट क्या होता है? लुइस इज द फाइन विल्ड blown dust and silt that is deposited over the land. This is found widely in northern China, Great Plains, Central Europe, Russia and Kazakhstan. Thick deposit occur near the Yellow River and Missouri River. This forms very fertile soil, easy to cultivate and slow to erode. So ये बन जाता है आपका लुइस, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है. अब एक बात यहाँ पे, और वो ये है कि हमने देखो पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने चीज़ें समझी. प्रीलिम्स में आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें से आपसे सिंपल सा सवाल आ जाएगा कि ये किस लैंडफॉर्म के चलते बनता है, या फिर ये डिपोजिशनल फीचर है कि इरोजनल फीचर है. कुछ ऐसे बेसिक सवाल आएंगे. कभी भी इन लैंडफॉर्म्स को याद करने की जगह ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. अगर आपको ये समझ के याद कर रख रहे हो ना, तो आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे. देयर आर मिनिमल चांसेस दैट यू विल बी मेकिंग द मिस्टेक, बट मेक श्योर इन दैट कि आप जब पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि आपका जो ब्रेन है ना वो पूरी तरह से फोकस्ड है. अगर आप पढ़ते वक्त चार चीज़ें लेके चलते हो ना तो याद नहीं रह पाता है. इन टॉपिक्स को करते चलो. लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक, ये एक वीडियो, एक सिंगल वीडियो लैंडफॉर्म वाले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर हम मेहनत करते चलेंगे तो हमारा आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.